स्टार्ट। हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। लग चुकी है तलम मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। गायत्री मंत्र में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। और मैं अभी आप सभी के बीच में रसगुल्ला लाइव हूं एकदम। तो लाइव गायत्री मंत्र हम लोग पढ़ने वाले हैं। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है जो है संविधान संशोधन, जो है वो टॉपिक हमारा रहने वाला है। जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुए हैं, उनके बारे में बातचीत हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, देखिए उससे पहले दो चार बातें हमें ये जाननी होंगी कि संविधान संशोधन जो है, आप सभी जानते हैं कि यह संविधान का जो भाग नंबर जो 20 है उसके अंदर इसका उल्लेख है, आपको याद रखना है। ठीक है, और यह भाग हमने कहां से लिया है, तो जो साउथ अफ्रीका संविधान है यहां से हमने भाग लिया है। और इसके अंदर आर्टिकल कौन सा आता है, इसके अंदर आर्टिकल नंबर जो है वो 368 जो है वो इसके अंदर आता है। संविधान संशोधन में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब तक अगर मैं आपसे पूछूं आपसे कि अब तक दोस्तों कितने संविधान संशोधन जो है, देखो एक दोस्तों बिल पेश होता है, जब वो बिल पास होता है कहां से, पार्लियामेंट से, और राष्ट्रपति साइन करते हैं उसके ऊपर, तो जो बिल है वो बिल क्या बनता है, वो बिल बन जाता है अधिनियम। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और दोस्तों अब तक हमारे पास में 106 संविधान संशोधन जो है इनके अधिनियम आ चुके हैं, मतलब कि ये पास हो चुके हैं। और अभी कुछ दिनों पहले 129वां संविधान संशोधन बिल जो है वह पेश किया गया था, जो कि आप जानते हो वन नेशन वन इलेक्शन जो है इसका ये बिल था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमारे पास में कितने 106 संविधान संशोधन जो आपके अधिनियम है वो पास हो चुके हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। जो पहला संविधान संशोधन है 1951 के अंदर दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। इसका संबंध पूछूं तो इसके तहत जो है संविधान में अनुसूची नंबर 9 जो है इसको जोड़ा गया था, और जो कि आप समझते हो किससे संबंधित है, जो कि भूमि सुधार जो है इससे संबंधित है। और ये बात कब की है, 1951 की बात है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है इस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और 7वां संविधान संशोधन पूछूं आपसे, इसका संबंध दोस्तों आपके, इसका संबंध है राज्य पुनर्गठन जो आयोग है आपके, इससे संबंधित कौन सा है, इससे संबंधित है 7वां संविधान संशोधन 1956, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा 21वां संविधान संशोधन 1967 पूछूं आपसे, इसके तहत दोस्तों आपके संविधान की जो अनुसूची नंबर 208 है, इस अनुसूची 8 के अंदर जो 15वीं जो भाषा है, इस 15वीं भाषा को जोड़ा गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और वह लैंग्वेज कौन सी थी, वह लैंग्वेज आपकी सिंधी भाषा थी, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अनुसूची जो 8 है, 21वां संविधान संशोधन अनुसूची नंबर 8 जो है इसके अंदर जो 15वीं भाषा है इसको जोड़ा गया, और वह लैंग्वेज कौन सी है, सिंधी भाषा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा 26वां संविधान संशोधन 1971 दोस्तों आपके, इस समय भारत की प्रधानमंत्री कौन है, इस समय भारत की जो प्रधानमंत्री है वो है इंदिरा गांधी जी दोस्तों आपके। और इस संविधान संशोधन से जो प्रीवी पर्स जो मिलता था आपके राजा महाराजाओं को, इस प्रीवी पर्स को जो पेंशन नुमा राशि मिलती थी, इसे समाप्त कर दिया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 26वां संविधान संशोधन जो है 1971, इसके द्वारा जो प्रीवी पर्स जो है इसको समाप्त किया गया है। ठीक है, इसके अलावा 36वां संविधान संशोधन 1975 पूछूं आपसे, इसके तहत जो सिक्किम है, इस सिक्किम को आप सभी ध्यान रखना, सिक्किम को हमने जो है पूर्ण राज्य जो है इसका दर्जा प्रदान कर दिया भारत के अंदर, ये 1975 में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिलता है, 1975 में मिलता है। 36वां संविधान संशोधन आपको ध्यान रखना है। 42वां संविधान संशोधन 1976 पूछूं आपसे, अरे 42वां दोस्तों इसे बोलते हैं हम लोग क्या, इसे बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान कहते हैं। इसके तहत जो इंदिरा गांधी जी थी उन्होंने आपके बहुत बड़े बड़े चेंजेस जो है संविधान के अंदर किए थे। ठीक है, जैसे कि दोस्तों आपके इसके तहत दोस्तों प्रस्तावना में पहली बार क्या हुआ था, आपके संशोधन हुआ था। और मैंने आपसे कहा था इस प्रस्तावना
प्रस्तावना के अंदर 3 वर्ड जोड़े गए, एक तो था समाजवाद, एक था पंथ निरपेक्षता और एक था आपके अखंडता। ठीक है, तो समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता जो है, इन 3 वर्ड को जोड़ा गया, ये आपको ध्यान रखना है। प्रस्तावना के अंदर संशोधन हुआ। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपके इसके तहत भाग 4A जो है, इसको जोड़ा गया, जिसका संबंध किससे था? मौलिक कर्तव्य संबंधित था ये, और सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो है, इसकी सिफारिश थी। और ये आर्टिकल कौन सा था? आर्टिकल नंबर 51 है, आपको ध्यान रखना है। जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो भी इसी के द्वारा दोस्तों आती है। ठीक है, इसी के द्वारा दोस्तों आपके आर्टिकल पूछूं आपसे 39 दोस्तों ए आता है, जिसको आप जानते हो निशुल्क कानूनी सहायता जो है, फ्री लीगल एड जो है, यह भी हमने इसी के द्वारा जोड़ा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, निशुल्क कानूनी सहायता जो है, फ्री लीगल एड जो है, आर्टिकल 39 से इसके द्वारा दोस्तों आता है। ठीक है, इसी के द्वारा दोस्तों आर्टिकल नंबर 48 दोस्तों ए आता है, जो कि पर्यावरण और जो वन संरक्षण है इससे संबंधित है, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पर्यावरण और जो वन संरक्षण है इससे संबंधित आर्टिकल नंबर 48 जो है, वह भी इसी के द्वारा दोस्तों आता है। ठीक है, इसी के द्वारा दोस्तों आपके भाग दोस्तों पूछूं आपसे, भाग 14A जो है वो आता है, जिसमें आर्टिकल 323A और आर्टिकल 323-220 शामिल होते हैं, और जिनका संबंध किससे होता है? जिनका संबंध ट्रिब्यूनल से होता है, न्यायाधिकरण से होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपके इसी से आती है दोस्तों ना। इसके तहत दोस्तों एक बात और ध्यान रखना आपके, इसके तहत कुछ विषयों को राज्य सूची जो है इससे बाहर निकाला गया और समवर्ती सूची जो है इसके अंदर डाल दिया गया दोस्तों ना। जैसे कि दोस्तों आपकी, जैसे कि पूछूं आपसे, एजुकेशन शिक्षा हो गया दोस्तों आपके, वन हो गया, इसके अलावा वन्य जीव हो गया, लिखना आपके शिक्षा, वन, वन्य जीव, माप तोल की पद्धति हो गई, और इसके अलावा जो है न्याय प्रशासन हो गया। इन 5 आपके विषयों को राज्य सूची से निकाल करके समवर्ती सूची में डाला गया। ये 42वां संविधान संशोधन, ये आपको सारी बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए आगे चलिए। 44वां संविधान संशोधन पूछूं आपसे 1978 दोस्तों ना। देखो 44वां संविधान संशोधन जो है, अगर दोस्तों इसकी बात हम करते हैं, 44वां संविधान संशोधन जो है 1978 जो है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट दोस्तों आपके, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट दोस्तों इसके अंदर आता है कि इसके तहत संपत्ति का जो अधिकार है, इस संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी जो है इससे बाहर कर दिया। ठीक है, फंडामेंटल राइट से बाहर कर दिया इसको, और आर्टिकल 301 के तहत इसको कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार जो है यह बनाए गए, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर पूछूं संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से बाहर कैसे होता है, तो 44 संविधान संशोधन के द्वारा किया गया ना। 52वां संविधान संशोधन पूछूं आपसे, इसके तहत अनुसूची नंबर 10 जो है, शेड्यूल नंबर 10 जो है, इसको जोड़ा गया संविधान के अंदर, जो कि आप जानते हो दल बदल को रोकने के लिए, दल बदल को रोकने के लिए यह अनुसूची जोड़ी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं इसको। 52वां संविधान संशोधन 1985, और इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी जो है वो इस समय हमारे प्रधानमंत्री दोस्तों ना। इसके अलावा 61वां संविधान संशोधन पूछूं आपसे 1989, इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी जी थे आपके। और याद कीजिए 61वां संविधान संशोधन पूछूं आपसे, इसका संबंध किससे दोस्तों? जो वोट डालने का जो अधिकार है, वोट डालने का अधिकार पहले ये 21 वर्ष के लिए था आपके, 21 वर्ष के लिए था, अब कम करके क्या कर दिया इसको, वोट डालने की जो उम्र है उसको 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया। किसके द्वारा? 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। ठीक है, 69वां संविधान संशोधन दोस्तों अगर पूछूं आपसे 1991, इसका संबंध किससे दोस्तों आपके? इसका संबंध दिल्ली दोस्तों आपकी, दिल्ली से आपके। और आर्टिकल नंबर 2 आपके 239 200A जो है, ये आपका कौन सा? दिल्ली के लिए। 69वां संविधान संशोधन आपने बहुत बार सुना होगा कि भाई हमारे संविधान में दोस्तों लिखा हुआ है, हमारे संविधान में हमने लिखा हुआ है कि मंत्री की संख्या आपकी कितना होगा? 15% होगी। पर दिल्ली के केस में कितनी होने वाली है आपके? दिल्ली के केस में जो है यह आप जानते हो 10% होने वाली है, ये भी आपने सुना होगा। ठीक है, वो सारी बातें कहाँ लिखी हुई हैं? वो इसी में लिखी हुई है। एनसीआर दिल्ली के बारे में भी बात कहाँ हुई है? यहीं पर हुई है। ठीक है, आगे देखिए 70वां संविधान संशोधन 1992 पूछूं आपसे। अरे 70वां संविधान संशोधन दोस्तों आपके 1992, इसमें दोस्तों
दोस्तों ये बात लिखी हुई है कि भाई साहब सो राष्ट्रपति चुनाव जो होंगे आपके, इन राष्ट्रपति चुनाव में दिल्ली और पुदुचेरी जो है, दिल्ली और पुदुचेरी दोस्तों यहाँ के इलेक्टेड एमएलए जो है यह भी शामिल होंगे। यह बात यहाँ पर लिखी हुई है 70वां संविधान संशोधन के अंदर। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति चुनाव में दिल्ली पुदुचेरी जो है यह दोनों इलेक्टेड एमएलए के रूप में शामिल होंगे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 71वां संविधान संशोधन 1992 दोस्तों ना, इसमें लिखा हुआ है आपके अनुसूची नंबर जो 8 है, आपके अनुसूची नंबर 8 में 3 नई भाषाएं जो है, 3 नई भाषाएं जोड़ी जाती हैं। और वो 3 नई लैंग्वेज कौन कौन सी हैं? तो नेपाली मणिपुर लिखना, नेपाली मणिपुर और कोंकणी जो है ये 3 लैंग्वेज जोड़ी गई, आपको ध्यान रखना है। और कुल मिला के यहां तक जो लैंग्वेज है आपके वो हो चुकी है आपके 18। ठीक है, यहां तक लैंग्वेज 18 हो चुकी है, आपको ध्यान रखना है ना। इसके अलावा 73वां संविधान संशोधन पूछूं आपसे 1992 दोस्तों 24 अप्रैल 1993 को यह आपके लागू होता है भारत के अंदर। और इसके तहत दोस्तों भारत में भाग 9 जो है इसको जोड़ा गया और आर्टिकल नंबर 243 से 243 ओ जो है इसको जोड़ा गया दोस्तों आपके। और एक अनुसूची नंबर जो 11 है इसको जोड़ा गया और इसके तहत आपके भारत में 29 विषय जो है इनको जोड़ा गया, आपको ध्यान रखना है। जो कि पंचायती राज जो है या फिर दोस्तों मैं कह सकता हूं आपसे कि ग्रामीण जो आपके स्वशासन जो आपके स्थानीय गवर्नमेंट जो है उससे संबंधित है। तो पंचायती राज या फिर रूरल जो गवर्नमेंट है वो 73वां संविधान संशोधन भाग 9 अनुसूची 11 दोनों आपको ध्यान रखना है। और 24 अप्रैल 1993 को ये लागू होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ना। इसके बाद उस आपके इसी में 74वां किसके लिए होता है? इसी में 74वां संविधान संशोधन जो है यह नगर आपके निकाय जो है अर्बन बॉडीज के लिए होता है, ध्यान रखना। और यह अनुसूची नंबर 12 है और ये भाग नंबर 9 ए, कौन सा है? भाग नंबर 9 ए अनुसूची नंबर 12, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002 दोस्तों आपके याद कीजिए आर्टिकल नंबर 21 ए जो है इसको जोड़ा गया। और राइट टू एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट। ठीक है, शिक्षा का अधिकार जो है यह मौलिक अधिकार है। ये 86वां संविधान संशोधन है 2002, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी के तहत दोस्तों एक पॉइंट और आता है आपके, इसी के तहत दोस्तों एक पॉइंट ये है यहाँ पर सो कि जो हमारा आर्टिकल नंबर 151 ए था आपके, उसमें जो के नंबर का जो आर्टिकल है, जो 11वें नंबर का जो मौलिक कर्तव्य है वह भी इसी के द्वारा जोड़ा गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 11वें नंबर का मौलिक कर्तव्य है ना। 89वां संविधान संशोधन 2003 पूछूं आपसे, अरे 89वां संविधान संशोधन 2003 से आर्टिकल नंबर 338 से एक नया आर्टिकल बनता है 338 ए। ठीक है, यहाँ पर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के बारे में लिखा हुआ है। और यहाँ पर नया आर्टिकल कौन सा आता है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति जो आयोग है इसके बारे में बात आती है। तो 89वां संविधान संशोधन इसके द्वारा एनसीएसटी का गठन होता है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब का। और आर्टिकल नंबर 338 ए शामिल होता है। ठीक है, 91वां संविधान संशोधन 2003 पूछूं आपसे, इसके तहत दोस्तों आपके तय किया गया कि जो मंत्री परिषद है इस मंत्री परिषद का आकार क्या होने वाला है यह तय किया गया दोस्तों आपके। और कहा गया दोस्तों कहा गया कि आपके सेंटर में आपकी जो लोकसभा है उसका 15% होगा। ठीक है, जो लोकसभा की कुल मेंबरशिप है उसका 15% आकार होगा सेंटर में। और स्टेट में जो विधानसभा है उसका 15% आकार होगा। ये कहा गया कि इसके अंदर 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 के अंदर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 92वां संविधान संशोधन 2003 दोस्तों पूछूं आपसे, इसके तहत अनुसूची नंबर जो 8 है इस अनुसूची नंबर 8 में 4 नई लैंग्वेज जोड़ी जाती हैं। और उनका नाम क्या? उनका नाम है बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली जो है यह इनका नाम है। और कुल मिलाकर यहाँ पर हमारे संविधान की जो 8वीं अनुसूची है इसमें कुल लैंग्वेज कितनी हो चुकी है? 22 हो चुकी है 2003 के अंदर। 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 97वां संविधान संशोधन 2011 पूछूं आपसे, इसके तहत तो संविधान में भाग 9 भी जोड़ा जाता है आपसे। और संबंधित किससे? आपके यह सहकारी समिति जो है इससे
इससे संबंधित है, जो कोऑपरेटिव कमेटी जो है इससे संबंधित दोस्तों आपकी 97वां संविधान संशोधन है। और ये आपकी एक नया आर्टिकल हो रहा है, आर्टिकल नंबर 43B जो है यह भी आपके इसके द्वारा जोड़ा गया 2011। ठीक है, 99वां संविधान संशोधन 2014 पूछूं आपसे, इसके तहत दोस्तों एक नया आयोग आता है आपकी, इसको बोलते हैं राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बोलते हैं, इसी को बोलते हैं NJAC। क्या बोलते हैं? नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन। क्या बोलते हैं इसको? NJAC कहते हैं, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन कहते हैं इसको, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कहते हैं किसको? 99 संविधान संशोधन दोस्तों इसके द्वारा ये बनाया गया था। लेकिन फिर दोस्तों उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसे आपके खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक करार दे दिया और फिर इसको समाप्त कर दिया। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने एकमात्र संविधान संशोधन जिसको अब तक जो है असंवैधानिक करार दिया है वो कौन सा है? 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इसके तहत NJAC जो है इसका निर्माण सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया था। सुप्रीम कोर्ट में कौन अपॉइंट होगा इसके लिए अभी कॉलेजियम पद्धति भारत के अंदर है, उसके स्थान पर इसको लाने की बात कही गई। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, इसको असंवैधानिक करार दे दिया। ठीक है, 100वां संविधान संशोधन 2015 पूछू दोस्तों आपसे, अरे 100वां संविधान संशोधन 2015 जो है अगर मैं इसकी बात दोस्तों करता हूं आपसे, तो इसके तहत दोस्तों हमने 3 बीघा कॉरिडोर जो है आपके, जो कि आप सभी दोस्तों जानते हो कि भारत और बांग्लादेश के बीच में, भारत बांग्लादेश के बीच में 3 बीघा जो कॉरिडोर है इसका एग्रीमेंट हुआ था 100वां संविधान संशोधन। ठीक है, 103वां संविधान दोस्तों, एक 101वां संविधान संशोधन लिखना आपके, इसका संबंध किससे? GST जो है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है, इसका संबंध किससे? 101वां संविधान संशोधन। और ये कब लागू होता है ये आपको बताना है मुझे, यह लागू कब हुआ। ठीक है, 103वां संविधान संशोधन पूछूं आपसे 2019 जो है सो आपके, इसका संबंध किससे? EWS। याद करो आपके, अरे इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, आपके जो आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है, EWS जो श्रेणी है, आर्थिक रूप से कमजोर जो वर्ग है, इनको 10% आरक्षण जो है वह दिया गया। आप सभी जानते हो EWS के लिए 10% रिजर्वेशन जो है वो 103वां संविधान संशोधन इसके द्वारा दिया गया दोस्तों। और आर्टिकल नंबर 15(6) और आर्टिकल नंबर 16(6) जो है, यह 2 नए आर्टिकल जो है संविधान के अंदर इंट्रोड्यूस कराए गए। ठीक है, मैं पूछूं आपसे GST कब लागू हुआ? 1 जुलाई 17 को GST लागू हुआ भारत के अंदर। और EWS के लिए 103वां संविधान संशोधन, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 104वां संविधान संशोधन पूछूं आपसे दोस्तों, 104वां संविधान संशोधन जो है, याद कीजिए दोस्तों, मैंने आपसे कहा सो SC ST दोस्तों आपके रिजर्वेशन जो है, SC ST का जो सीटों का जो आरक्षण है इसको 10 वर्ष के लिए आगे एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, इसको 10 वर्ष के लिए आगे एक्सटेंड कर दिया। कहां पर? लोकसभा के अंदर, और जो विधानसभा है वहां पर SC ST जो है वहां पर जो सीटों का रिजर्वेशन है इसको 10 वर्ष के लिए एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, और वहीं दोस्तों आपके एंग्लो इंडियन जो है, जो इनका जो रिजर्वेशन था इसको समाप्त कर दिया है। ठीक है, जो एंग्लो इंडियन है, जो इनका रिजर्वेशन जो था आपके, इसको समाप्त कर दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो कि दोस्तों आपके लोकसभा के अंदर आपके 2 सीट थी और जो विधानसभा था यहां पर 1 सीट थी, इनको समाप्त कर दिया। आपको नोट करना है 104वां संविधान संशोधन। ठीक है, अगला पॉइंट 105वां संविधान संशोधन। अगर दोस्तों इसकी बात करूं आपसे, 105वां संविधान संशोधन, सबसे देखो दोस्तों 102वां संविधान संशोधन होता है, 102वां संविधान संशोधन होता है तो, और इसके तहत दोस्तों एक नया आर्टिकल आता है, आर्टिकल नंबर 338B। कौन सा आता है? आर्टिकल नंबर 338B आता है। और इसके तहत दोस्तों एक नया आयोग बनता है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है यह बनाया गया, आप जानते हो। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज NCBC जो है इसका निर्माण किया गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग जो आपके आयोग है इसका निर्माण 102वां संविधान संशोधन जो है इसके द्वारा किया गया। ठीक है, और दोस्तों इसमें कौन कौन सी कास्ट शामिल होंगी आपके OBC के अंदर, OBC में कौन कौन सी कास्ट शामिल होंगी, इसको तय करने की जिम्मेदारी राज्य की होने वाली है। यह बात कहां लिखी हुई है? 105वां संविधान संशोधन जो है यहां पर लिखी हुई है। ठीक है, इस आयोग के अंदर, इस आयोग में कौन
सी कास्ट शामिल होगी, यह जिम्मेदारी किसके पास होगी? राज्य के पास होगी। यह बात कहाँ है? 105वां संविधान संशोधन जो है यहाँ पर लिखा हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद 106वां संविधान संशोधन पूछूं आपसे, अरे याद करो, नारी शक्ति दोस्तों, आपके नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है ये आपको ध्यान रखना है। 106वां संविधान संशोधन ये आपको नोट करना है, ठीक है। नारी शक्ति दोस्तों वंदन अधिनियम, ठीक है। अगर आपसे सवाल पूछे यहाँ पर कि सो नारी शक्ति वंदन अधिनियम पूछूं आपसे, इसका संबंध दोस्तों आपके, इसका संबंध सो महिला, आपके जो आरक्षण है, महिलाओं के लिए सीटों का जो रिजर्वेशन है इससे संबंधित है। और यह आपकी जो बिल है वो पारित हो चुका है, पर आप जानते हो कि अब परिसीमन जो होगा उसके बाद में लागू होगा, ये जनगणना के बाद लागू होगा, पर ध्यान रखना है नारी शक्ति वंदन अधिनियम दोस्तों ना। और अभी हाल ही में 129वां संविधान संशोधन जो है ये पेश हुआ था, और आप जानते हो भाई 129वां संविधान संशोधन जो बिल है इसका संबंध किससे है? वन नेशन वन इलेक्शन जो है इससे संबंधित ही है। एक राष्ट्र एक चुनाव जो है, और रामनाथ कोविंद कमेटी थी, आप जानते हो। यह बिल आपके संसद के अंदर जो है पेश हो चुका है। ये सारे के सारे आपके संविधान संशोधन महत्वपूर्ण जो थे वो आपके सामने। अब आइए, आपका स्वागत है किसके अंदर? फूल पत्ती वाली क्लास में स्वागत है। एक बार लाइक कर देना क्लास को और दिल भेज देना कमेंट बॉक्स के अंदर। फिर हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास को, करंट अफेयर्स फूल पत्ती वाली क्लास को। ये आपके सामने प्रोमो चलाया जाता है। स्टार्ट। हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर शेरनियों। उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। ना संघर्ष ना तकलीफ तक का खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो आइए, स्वागत है आपका दोबारा से फूल पत्ती वाली क्लास के अंदर। और देखिए, 15 जनवरी 2025 दैनिक समसामयिकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्ते नाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। बिल्कुल, गौरव, दिव्या, कल्पना, अनमोल, पूजा, रविंद्र, माया, आर्या, मोनिका, बबलू, खुशबू, पूजा, विपुल, बिक्कू, अयूब, रंजन, माया, निकिता, सुजीत, सभी का स्वागत है आपका। देखिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। जोरान मिलनोविक ने जीता दूसरी बार क्रोएशिया के राष्ट्रपति का चुनाव। भारत बिग डेटा और डेटा विज्ञान पर संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की समिति UNCEBD में हुआ शामिल। गिद्धों पर दुष्प्रभाव के कारण केंद्र सरकार ने पशु दर्द निवारक निमेशुलाइड पर लगाया प्रतिबंध। आज महाराष्ट्र के पुणे में सेना दिवस परेड का होगा आयोजन। भारत मौसम विज्ञान विभाग के 150वें स्थापना वर्ष के उपलक्ष्य में PM मोदी ने मिशन मौसम किया लॉन्च। केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने तेलंगाना के निजामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का किया शुभारंभ। राजस्थान के पोखरण में हुआ नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल का सफल फील्ड ट्रायल। मणिपुर में गान नगाई उत्सव की हुई रंगारंग शुरुआत। विक्टर जोसेफ को LVM-3 वाहन परियोजना का निदेशक किया गया नियुक्त। सऊदी के रियाद में प्रारंभ हुआ फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद केंद्र के वन्य जीव पैनल ने असम के होलोंग पार गिब्बन अभ्यारण्य में तेल और गैस अन्वेषण ड्रिलिंग को दी मंजूरी। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा, और माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मस्त चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना, तो शेर शेरनी करके दिखलाएगा। सुनिए, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया ना। जब आपने ठान ही लिया है तो मुश्किल और आसान क्या, ठीक है। जब आपने सोच लिया है कि मुझे मेहनत करनी है, तो मतलब आपको प्रयास करना है, आपको मेहनत करनी है। और हाँ, आप निश्चित मान के चलना, अगर आप मेहनत करोगे, अगर आप प्रयास करोगे, तो निश्चित सफलता आपको मिलने वाली है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा। हाल ही में क्रोएशिया के राष्ट्रपति पद पर दोस्तों किसका निर्वाचन हुआ है, ठीक है। देखिए, ये क्रोएशिया देश जो है, ये अभी कुछ दिनों पहले एक एग्जाम हुआ था, शायद
उत्तर प्रदेश पुलिस का हुआ था, उसमें इस देश की राजधानी पूछी गई थी, अगर आपको याद हो दोस्तों ना। इस क्रोएशिया के बारे में मैंने आपको एक बार सवाल और लिखाया हुआ था कि ये यूरो जो है आपके, यूरो मुद्रा अपनाने वाले देशों में ये आपके शामिल हुआ था 20वां देश के रूप में क्रोएशिया, ठीक है। ये भी आपको याद होना चाहिए दोस्तों ना। लिखिए यूरो अपनाने वाले मुद्रों में, यूरो यूरो अपनाने वाले देशों में ये लेटेस्ट देश है, 20वां देश था। ये मैंने आपको पहले भी लिखाया था क्रोएशिया के बारे में दोस्तों ना। यहाँ पर जो राष्ट्रपति हैं आपके वो री इलेक्ट हुए हैं, ठीक है। और राष्ट्रपति का नाम क्या है? जोरान। क्या नाम है आपके? जोरान मिलनोविक जो है ये राष्ट्रपति का नाम है। ये री इलेक्ट हुए यहाँ पर दोस्तों ना, ये लिखना आपके, ये यहाँ पर री इलेक्ट हुए हैं, पुनर्निर्वाचन इनका हुआ, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। री इलेक्ट यहाँ पर हुए, हमारे यहाँ पर भी री इलेक्ट हो सकते हैं, यहाँ पर भी री इलेक्ट हुए, ठीक है। कितने साल के लिए हुए? तो 5 साल के लिए। कितने साल के लिए हुए? 5 साल के लिए हुए, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रपति की नहीं चलती है, यहाँ पर जो रियल पावर है आपकी, जो रियल पावर यहाँ पर है, यह रियल पावर जो है यह आपके संसद और प्रधानमंत्री के अंदर, ठीक है। जो पार्लियामेंट और जो पीएम है आपके, इनके हाथ में रियल पावर है। फिर भी राष्ट्रपति अपॉइंट हुए, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। यहाँ की जो संसद है उसको सबोर कहते हैं। क्या बोलते हैं? यहाँ की जो संसद है इसे सबोर कहते हैं। कभी सवाल पूछ ले आपसे तो यहाँ की जो पार्लियामेंट है इसका नाम सबोर है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ के राष्ट्रपति जो आपके जोरान मिलनोविक जो है आपके री इलेक्ट हुए दोस्तों ना। ये राष्ट्रपति जो है आपके सो रूस समर्थक राष्ट्रपति हैं। वैसे आप जानते हो कि नाटो के अंदर भी आपके क्रोएशिया है और जो यूरोपियन यूनियन है उसमें भी क्रोएशिया है, पर राष्ट्रपति कौन है आपके? रूस समर्थित है, ठीक है। तो आप जानते हो क्रोएशिया जो आपके वो सो ईयू का मेंबर भी, आपके ईयू का मेंबर भी है और नाटो का मेंबर भी क्रोएशिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट पूछूं आपसे यहाँ पर सो, जो क्रोएशिया इसकी राजधानी क्या है? तो जैग्रेब इसकी राजधानी। क्या सो? जैग्रेब इसकी राजधानी है। लगे हाथ आपको ध्यान रखना है, यही सवाल पूछा गया था कि इसकी राजधानी क्या है, ठीक है। तो जैग्रेब इसकी राजधानी, लगे हाथ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारा आंसर जोरान मिलनोविक हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो ये निकोलस मादुरो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। यह भी दोस्तों अभी हाल ही में आपके, यह भी राष्ट्रपति अपॉइंट हुए, कहाँ के? वेनेजुला के राष्ट्रपति पद पर शपथ लेने वाले कौन है? तो लिखिए वेनेजुला के राष्ट्रपति पूछूं आपसे, चलो आगे लिखता हूं इसको। यहां पर लिखिए आप लोग, जो वेनेजुला है, वेनेजुला जो है, इस वेनेजुला के राष्ट्रपति पूछूं आपसे, यह पद की शपथ लेने वाले कौन आपके? यह निकोलस मादुरो, ठीक है। बहुत जबरदस्त विरोध हुआ इनका, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति बन गए। निकोलस मादुरो जो है, लेकिन निकोलस मादुरो ये आपके कहाँ के? वेनेजुला के राष्ट्रपति पद की शपथ ली, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, वेनेजुला के बारे में बात करूं आपसे, वेनेजुला की राजधानी क्या आप जानते हो? पहली बात तो साउथ अमेरिकन कंट्री है और इसकी राजधानी क्या है? कराकस जो है इसकी राजधानी क्या है? कराकस इसकी राजधानी है, यह भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ की फेमस करेंसी कौन सी है? बोलीवर यहाँ की मुद्रा है, बोलीवर यहाँ की मुद्रा है। और यहाँ पर जो घास का मैदान है उसको क्या बोलते हैं? लानोज। क्या बोलते हैं? लानोज यहाँ का घास का मैदान है। और इसमें जो वाटरफॉल है उसको क्या बोलते हैं आपके? एंजिल वाटरफॉल। किस नाम से जानते हैं? एंजिल वाटरफॉल, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पर एक झील कौन सी है आपके सो? मराकाइबो झील। कौन सी है? मराकाइबो झील है, जो कि आप जानते हो कि साउथ अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। साउथ अमेरिका जो महाद्वीप है, इस साउथ अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सबसे बड़ी झील जो है वो मराकाइबो झील, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। वेनेजुला की राजधानी क्या है? वेनेजुला की मुद्रा, वहां के घास के मैदान, वहां का वाटरफॉल और वहां की झील, जो कि साउथ अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, मराकाइबो झील, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वेनेजुला के राष्ट्रपति भी कौन बने? निकोलस मादुरो का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अच्छा ये याद आपको जोसेफ ओन कहाँ के बने? ये भी मैंने नाम तो लिखाया हुआ आपको ना, अगर आपको याद हो तो। जोसेफ ओन कहाँ के बने? अरे याद करो, सो पेजर विस्फोट जहां हुआ था, पेजर विस्फोट हुआ था, याद कीजिए, शायद आपको याद आएगा, ठीक है। पेजर विस्फोट जहां हुआ था ना दोस्तों, ये आपके सामने क्रोएशिया देश हो गया यहाँ पर, और ये वहां के राष्ट्रपति आपके सामने, ठीक है। भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में कौन सा ऑपरेशन चलाया दोस्तों ना? इंडियन नेवी ने आपके इंडियन ओशन में जो हमारे जहाज हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए आपके एक ऑपरेशन स्टार्ट किया था, और उसका
नाम क्या है? ऑपरेशन संकल्प। क्या था? ऑपरेशन संकल्प, ध्यान रखना उसका नाम है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट, पहली यूएस भारत साइबर सुरक्षा पहल जो है वह कहाँ लॉन्च दोस्तों आपकी होती है? यह पुणे के अंदर लॉन्च होती है। कहाँ पर होती है? पुणे में होती है, और पहली बार इसको लॉन्च किया गया, ठीक है, पुणे के अंदर हुई है पहली बार इसको। हाँ, लेबनान दोस्तों, कहाँ पर? लेबनान के अंदर। कहाँ पर? तो ये लेबनान के कौन बने अभी हाल ही में? तो लेबनान के बनते हैं जोसेफ ओन। कौन बनते हैं? जोसेफ ओन, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा। विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ पर? उज्जैन। कहाँ पर? महाकाल की धरती उज्जैन में आपके वैदिक घड़ी, ठीक है। पीएम मोदी ने किस राज्य में पहला रेलवे स्टेशन जो है इसकी आधारशिला रखी आपकी? अरे पहला रेलवे स्टेशन कहाँ पर? सिक्किम के अंदर जो है, यहाँ पर जो है फाउंडेशन स्टोन रखा गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, हाल ही में भारत बिग डेटा और डेटा विज्ञान पर संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की समिति यूएनसीईबीडी में शामिल दोस्तों होता है। इसकी स्थापना कब होती है? तो यूएनसीईबीडी दोस्तों ना, यूनाइटेड नेशन, देखो यूनाइटेड नेशंस आपकी सीईबीडी, कमेटी ऑफ एक्सपर्ट, कमेटी ऑफ एक्सपर्ट ऑफ बिग डेटा जो है आपकी, इसकी फुल फॉर्म दोस्तों ना, इसकी हिंदी में फुल फॉर्म कहाँ लिख दो? यहाँ लिख रही है संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की समिति, ये आपकी यहाँ पर लिखी हुई भारत बिग डेटा और डेटा विज्ञान पर संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की समिति जो है इसमें शामिल दोस्तों हो गया, ठीक है। यूनाइटेड नेशन आपके कमेटी, यूनाइटेड नेशन कमेटी, कमेटी ऑफ एक्सपर्ट, कमेटी ऑफ एक्सपर्ट, कमेटी ऑफ एक्सपर्ट, कमेटी ऑफ एक्सपर्ट ऑफ आपके ऑफ बिग आपके डेटा जो है इसके ऊपर कमेटी बनाई गई है, इसके ऊपर कमेटी बनी हुई है। इस कमेटी में एक्सपर्ट लोग शामिल हैं, और उस एक्सपर्ट में दोस्तों क्या है, अब वर्तमान में जो भारत है, ये भारत भी इसमें शामिल हो गया, ठीक है। तो यूएनसीईबीडी में भारत शामिल हो गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। संबंध दोस्तों किससे, इसका संबंध पूछो दोस्तों आपसे, डेटा, डेटा जो है आपके इस डेटा के संरक्षण संबंधित आपके, इस डेटा के बेहतर उपयोग, इसका बेहतर संरक्षण हो सके, इससे संबंधित कमेटी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत इसमें शामिल हो गया है। अच्छा, इसकी स्थापना पूछूं आपसे, इसकी स्थापना कब होती है आपके? तो यूएनसीईबीडी जो है इसकी स्थापना 2014 के अंदर इसकी उत्पत्ति होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में जो इसका अध्यक्ष देश है वो कौन है आपके? साउथ अफ्रीका जो है, हर साल इसका नया अध्यक्ष बनता है। अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? साउथ अफ्रीका इसका अध्यक्ष है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। साउथ अफ्रीका इसका अध्यक्ष है। 2014 के अंदर दोस्तों जो बिग डेटा है उसके संरक्षण के लिए एक कमेटी बनती है, जो कि एक्सपर्ट कमेटी होती है, और ये यूएन की कमेटी, आपको ध्यान रखना है, यूएनसीईबीडी इसका नाम है, और भारत जो है अभी इसमें शामिल हो गया है। वर्तमान में इसका अध्यक्ष साउथ अफ्रीका है, और 2014 के अंदर जो है इसकी उत्पत्ति होती है, ओरिजिन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। 31 मेंबर इसमें शामिल है, ठीक है। 31 मेंबर जो है वो इसमें शामिल है, यह भी आपको नोट करना है, ठीक है। तो लिखिए 14 के अंदर इसकी उत्पत्ति होती है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, यूएनसीईबीडी आपको नोट करना है दोस्तों ना। अच्छा, अगर सवाल पूछूं आपसे, अगर सवाल आपसे यहाँ पर ये पूछे कि भाई साहब नाटो जो है, इस नाटो का लेटेस्ट मेंबर कौन सा है, ठीक है, 32वां मेंबर कौन सा, आपको बताना है, ठीक है। इसके अलावा जो ब्रिक्स है, इसका ब्रिक्स का 10वां मेंबर कौन सा है, यह क्वेश्चन भी आपके लिए, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपके एशियन डेवलपमेंट बैंक का नया मेंबर पूछूं आपसे, 69 मेंबर जो है यह कौन सा बना है, आपके लिए क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसके अलावा G20 का दोस्तों, G20 का 21वां मेंबर कौन सा, आपको बताना है, ठीक है। इसके अलावा जो SCO है, इस SCO का 10वां मेंबर जो है यह कौन सा बना है, यह क्वेश्चन भी आपके लिए, ठीक है। देखो नाटो पूछूं आपसे, नाटो का 32वां मेंबर कौन सा बना है, याद कीजिए आपके, यह बना है स्वीडन। कौन बना है? स्वीडन बना है, ठीक है। अगला ब्रिक्स का पूछूं आपसे, अरे अभी कौन सा बना है? इंडोनेशिया बना है, ठीक है, याद कीजिए, मैंने लिखाया था आपको ना। और एडीबी पूछूं आपसे, इसका कौन बना है? इजराइल बना है, ठीक है, एडीबी का इजराइल हो गया ना। G20 का पूछूं आपसे, अफ्रीकन यूनियन हो गया G20 का, ठीक है। SCO का पूछूं आपसे, कौन हो गया? तो SCO का बेलारूस हो गया। कौन सा हो गया? बेलारूस हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो SCO का बेलारूस है, ये लेटेस्ट मेंबर है ना। नाटो का स्वीडन, ब्रिक्स का इंडोनेशिया, एडीबी का इजराइल, G20 का AU, और SCO का बेलारूस, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यहाँ पर इंडिया ज्वाइंस आपके प्रेस्टिजियस यूएन कमेटी ऑन बिग डाटा एंड डेटा साइंस
ऑफिशियल आपके स्टैटिक्स जो है इसके लिए बनाई गई, ठीक है। वैश्विक, अच्छा यूएन की बात दोस्तों करूं आपसे, यूएन की आप बात जानते हो कि यूएन जो है, यूएन की स्थापना कब होती है? 24 अक्टूबर आपके 1945 को इसकी स्थापना होती है, ठीक है। अगला, यूएनओ का मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय आपके न्यूयॉर्क के अंदर है। और न्यूयॉर्क जानते हो कहां पर? न्यूयॉर्क के अंदर कौन सा है? एक द्वीप का नाम मैनहट्टन द्वीप, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें वर्तमान मेंबर कितने हैं? 193 इसके अंदर वर्तमान मेंबर हैं, यह भी आपको नोट करना है, ठीक है। इसके अलावा इसके अंग कितने हैं? 6 इसके ऑर्गन है, अंग, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला इसका दोस्तों पहला, इसके पहले महासचिव कौन थे? यह क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। और वर्तमान में कौन है? वर्तमान में आप जानते हो एंटोनिया गुटारेस जो है, एंटोनिया गुटारेस, इसके पुर्तगाल के रहने वाले, ये वर्तमान इसके महासचिव, ठीक है। और यूएनओ में भारत का स्थायी प्रतिनिधि पूछूं आपसे, यह वर्तमान में कौन है? तो ये वर्तमान में आपके पर्वतनेनी हरीश जो है, पर्वतनेनी हरीश, ये भारत के वहां पर वर्तमान में स्थायी प्रतिनिधि, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, इसके पहले हेड कौन थे? ट्रिगवे ली। कौन था आपके? ट्रिगवे ली जो आपके, ट्रिगवे ली छापना, ट्रिगवे ली जो है ये इसके पहले हेड थे, नॉर्वे के रहने वाले, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक जो है इसमें भारत की रैंक कौन सी है? 42वीं। कौन सी है? 42वीं है। और डेमोक्रेसी पूछूं आपसे, इसमें कौन सी है? इसमें रैंक हमारी 41 है, ठीक है, 41वीं है ना। आगे देखिए, भारत की पहली एआई आधारित फिल्म पूछू कौन सी? आपके इरा, भारत में आर्टिफिशियल जो आपकी इंटेलिजेंस आधारित फिल्म है आपकी इरा है, ठीक है, पहली है ना। जुडिथ सुमनिवा किस अफ्रीकन देश की पहली महिला प्रधानमंत्री अपॉइंट होती हैं आपके? और जुडिथ सुमनिवा पूछूं आपसे कहां की है? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, जिसको जायरे आप लोग बोलते हो, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। अफ्रीका महाद्वीप में 2 देश है, कांगो देश है और एक उसके साइड में कौन सा देश है? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, इसको जायरे भी हम लोग कहते हैं। इसकी बनी है पहली महिला प्रधानमंत्री ना। फोन पे ने अपने उपयोगकर्ताओं के लिए किस देश में नियोपे टर्मिनल के माध्यम से यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट सर्विस, जो आपकी भुगतान सेवा है वो स्टार्ट की है? मतलब दोस्तों, आप अगर यूएई के अंदर हो और वहां पर नियोपे का टर्मिनल लगा हुआ है, आप उसको स्कैन करोगे तो अपने आप फोन पे से आपका पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस जानवर पर दुष्प्रभाव के कारण पशु दर्द निवारक निमेशुलाइड पर दोस्तों बैन लगा दिया, ठीक है। महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों आपके, पहली बात तो निमेशुलाइड क्या है? आपके सवाल पूछे कि भाई निमेशुलाइड दोस्तों आपके एक पेन किलर है दोस्तों ना, एक पेन किलर है आपके निमेशुलाइड, ठीक है। सो पशुओं के अंदर, एनिमल जो है आपके, मवेशी जो है आपके, सो इन पशुओं के अंदर पेन किलर के रूप में, दर्द निवारक दवा के रूप में कौन यूज होता है आपके? ये आपके निमेशुलाइड यूज होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पशुओं में दर्द निवारक दवा है, एक पेन किलर आपके मेडिसिन है, निमेशुलाइड, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका यूज पशुओं के अंदर करते हैं दर्द निवारण के लिए, ठीक है। अभी दोस्तों रिसर्च हुई है, उस रिसर्च में सो यह पता लगा है कि निमेशुलाइड जो है सो आपके, यह गिद्धों के लिए आपके जहर की तरह काम करता है, ठीक है। लिखिए दोस्तों आपके, दोस्तों गिद्धों के लिए, गिद्धों में विषाक्तता, दोस्तों गिद्धों में विषाक्तता या फिर जहर उत्पन्न कौन करता है? आपकी ये करता है, ठीक है। देखो, मान लो दोस्तों किसी आपके पशु ने आपकी ये वाली दवा हमने किसी पशु को दी, किसका नाम क्या है? निमेशुलाइड की, किसी पशु को हमने दवा दी, ठीक है। अब दोस्तों उसको हमने दवा दी और वो मान लो आपके कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद वो मर गया, पर ये दवा उसकी बॉडी के अंदर थी, ठीक है। उसकी जो मरी हुई बॉडी है आपकी, उसको किसने खा लिया? गिद्ध ने खा ली दोस्तों ना। तो ये दवा जो है आपकी गिद्धों के शरीर के अंदर पहुंच गई, और गिद्धों में अगर ये दवा पहुंच जाती है तो गिद्धों की जो किडनी है आपकी, जो वल्चर की जो किडनी है, वो इससे फेल हो जाती है ना। तो गिद्धों में जो किडनी फेलियर है आपके, उसका एक बड़ा कारण कौन सी दवा बनी है? निमेशुलाइड बनी है दोस्तों ना। लिखना सो, लिखिए सो आपके गिद्धों में आपके जो गिद्धों में किडनी फेल है ना, गिद्धों में जो किडनी फेल है आपके, गिद्ध का मतलब वल्चर दोस्तों ना, वल्चर होता है, ठीक है। तो जो वल्चर आपके इसमें किडनी फेल जो है, इसका बड़ा कारण कौन सी बनी आपके? इसका बड़ा कारण निमेशुलाइड बन रही है। और इसीलिए दोस्तों अभी हाल ही में इसके ऊपर बैन लगा दिया है, ठीक है। अभी हाल ही में इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है कि पशुओं को आपके पेन किलर के रूप में यह दवा नहीं देनी चाहिए, जिससे कि पशु अगर इस दवा को नहीं खाएंगे तो मरने के बाद में ये दवा आपके गिद्धों के अंदर नहीं जाएगी। इसलिए इसको मना कर दिया कि भाई इसका यूज नहीं करना चाहिए। ये मना करने वाला कौन है? तो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, जो कि इज्जत नगर बरेली के अंदर आपके, उसने इज्जत से मना किया है, ठीक है। लिखिए दोस्तों
आपके मना करने वाला कौन है, तो भारतीय, ये बड़ा महत्वपूर्ण संस्थान है, एग्जाम में सवाल पूछता है कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान पूछूं आपसे, ये कहाँ पर है, ये आपके इज्जत नगर कहाँ पर है, इज्जत नगर कहाँ पर, बरेली के अंदर, आप जानते हो यूपी के अंदर है आपके इज्जत नगर, वहां पर ये संस्थान है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इन्होंने मना किया है कि भाई इसका यूज अब नहीं करना है, इज्जत से मना कर रहे हैं, मानना बन जाओ, थप्पड़ मार के मना लेंगे, ठीक है। कुछ दिनों पहले दोस्तों एक दवा ऐसी और थी जिसको बैन किया गया था, आपके डाइक्लोफेनेक, ठीक है। मतलब गिद्धों की प्रजाति विलुप्त होने में एक बड़ा योगदान किस दवा का है, आपके डाइक्लोफेनेक दवा है। ये लोग आज भी यूज करते हैं दोस्तों ना, ये भी पेन किलर के रूप में यूज होती है। डाइक्लोफेनेक जो है इसके ऊपर बैन लगा हुआ है भारत के अंदर दोस्तों ना। एक दवा इससे पहले कौन सी, आपकी डाइक्लोफेनेक दवा जो डाइक्लोफेनेक दवा जो है इसका यूज हुआ था आपको, यह भी आपके पेन किलर दवा है, इसके ऊपर भी बैन लगाया था आपके, क्योंकि दोस्तों गिद्धों की प्रजाति विलुप्त होने में एक बड़ा योगदान जो है, एक बड़ा योगदान इस दवा का रहा है, किसका, डाइक्लोफेनेक का। ये क्वेश्चन तो एग्जाम में बार बार पूछा गया है ना कि डाइक्लोफेनेक दवा किससे संबंधित है, तो गिद्धों की प्रजाति विलुप्त करने में एक बड़ा योगदान इस दवा का रहा है। यह भी पेन किलर दवा है, आपको ध्यान रखना है, और इसके ऊपर भी बैन बहुत सालों पहले लग चुका है, ठीक है। तो लिखिएगा, अभी दोस्तों गिद्धों की प्रजाति बचाने के लिए वल्चर जो है ये सब बहुत जरूरी है, ठीक है। आप दोस्तों मान के देखो, कोई आपके मवेशी किसी की डेथ हो गई किसी आपके जंगल के अंदर, ठीक है, अगर दोस्तों ये गिद्ध नहीं होंगे तो वो वहां पर सड़ता रहेगा, ठीक है। 10-5 दिन तक उसके आसपास जो माहौल होगा आपके वो बड़ा खराब रहने वाला है, जबकि जो गिद्ध जो होते हैं आपके वो उसकी सफाई कर्मी के रूप में काम करते हैं, ठीक है। अगर ये मर गए दोस्तों, उनको फिर उनको मरे हुए को खाने वाला कोई नहीं होगा, इसलिए समस्या पैदा होगी, ठीक है। जो फूड चेन है आपकी उसमें प्रॉब्लम होने वाली है, तो वल्चर के लिए बनाए गए आपके ये निमेशुलाइड आपको यहाँ पर मिल रहा है, देखिएगा यह टैबलेट है, और ये गिद्ध आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, 10,000 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने वाली पहली देशी कंपनी कौन सी है आपके अरे पहली देशी कंपनी कौन सी है, अडानी कंपनी। कौन सी, अडानी कंपनी जो है 10,000 मेगावाट, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। झुमका भी रसगुल्ला बरेली में दिखा दोस्तों, ठीक बात है ना, हाँ झुमका बरेली में गिरा था, और गुड़ भी बरेली का ही है, और आपके इज्जत नगर भी आपके बरेली में है ना। स्कोर 2.0 का अनावरण पूछू करने वाला कौन है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। पूछू आपसे अगर सवाल पूछे आपसे, सारथी जो ऐप है इसको भी शुरू करने वाला कौन है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। सेवा ऐप को शुरू करने वाला कौन, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ना। चलिए, निर्वाचन आयोग ने किसे यूथ आइकन अपॉइंट किया, ठीक है। अरे निर्वाचन आयोग पूछूं आपसे, अभी जानते हो आप 24 के अंदर 18वीं जो लोकसभा है इसका चुनाव संपन्न हुआ, और इसमें यूथ आइकन कौन थे, आयुष्मान खुराना, ठीक है। भारत की एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन आपके, अरे भारत की एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन सी, देविका दोस्तों, कौन सी है, देविका जो है भारत की एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वर्ष 2025 में 77वीं सेना दिवस परेड का आयोजन कहाँ होगा दोस्तों ना। आज तारीख कौन सी आपकी, आज तारीख है आपके 15 जनवरी दोस्तों ना। देखो दोस्तों, आर्मी डे जो है आपके, आर्मी डे जो है यह तारीख कौन सी आपके 15 जनवरी की तारीख को हम लोग जो है आर्मी डे का आयोजन करते हैं, सेना दिवस का आयोजन करते हैं 15 जनवरी की तारीख को, ठीक है। इस साल दोस्तों कौन से नंबर का आपके, इस साल पूछूं आपसे 2025 में कौन से नंबर का है, इस साल 77 नंबर की जो परेड है इसका आयोजन होने वाला है, ठीक है। पहला पॉइंट, इसका होस्ट पूछूं आपसे कौन है, तो इसका होस्ट हो गया पुणे महाराष्ट्र। कौन है, पुणे महाराष्ट्र जो है ये इसका होस्ट हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पुणे महाराष्ट्र होस्ट है, और दक्षिणी कमान जो है वो इसको होस्ट करने वाली, ठीक है। दक्षिणी कमान जो है, सेना की जो दक्षिणी कमान है वो इसको लीड करने वाली, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, इस बार की थीम पूछूं आपसे, इस बार की थीम क्या है भाई परेड की, आपकी जो 77 नंबर की जो परेड होने वाली है इसकी थीम है समर्थ भारत सक्षम सेना, जो है वो इसकी थीम है, ठीक है। लिखना, समर्थ भारत सक्षम सेना जो है ये इसकी थीम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। समर्थ भारत सक्षम सेना जो है वो इसकी थीम है, आपको नोट करना है, ठीक है। समर्थ भारत कैपेबल इंडिया और आपके सक्षम सेना जो है ये इसकी थीम, आपको ध्यान रखना है। पुणे महाराष्ट्र के अंदर इसका आयोजन होने वाला है, और 15 जनवरी की तारीख को आयोजन होगा, ठीक है। और नेपाली जो सेना बैंड है वो भी इसमें भाग लेगा, ठीक है। कभी सवाल पूछे आपसे भाई साहब कौन से देश की सेना बैंड भाग
भाग लेगी इसमें, तो नेपाली सेना का जो बैंड है आपके वो भी इसमें भाग लेगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 15 जनवरी की तारीख ही क्यों, पहला पॉइंट तो ये बनता है भाई साहब कि 15 जनवरी की तारीख को हम सेना दिवस क्यों बनाते हैं दोस्तों ना। 15 जनवरी 1949 इस तारीख को भारत में पहली बार एक भारतीय जो है उसको कमांडर इन चीफ बनाया गया आपके, जिनका नाम था एम करियप्पा दोस्तों ना। लिखिए आपके सो 15 जनवरी 1949, ठीक है। इस तारीख को एम करियप्पा जो है, कौन, आपके एम करियप्पा जो है, इनको दोस्तों क्या बनाया गया, इनको भारतीय सेना का पहले भारतीय कमांडर इन चीफ बनाया गया था इस तारीख को। इसलिए हमने इस तारीख को लिखना, आपके कमांडर इन चीफ बनाया गया इस तारीख को, इसलिए हमने इस तारीख को आर्मी डे के रूप में सेलिब्रेट किया, ठीक है। और आप जानते हो कि इस समय इसके चीफ कौन है, इस समय प्रमुख कौन है, इसके याद कीजिएगा, उपेंद्र द्विवेदी जो है ये इस समय प्रमुख है, आपको ध्यान रखना है, ठीक। कौन है, उपेंद्र द्विवेदी वर्तमान प्रमुख है, आपको नोट करना है। तो इस साल कहां पर, पुणे के अंदर होगा, ऑप्शन नंबर सी है। 2024 में कहां पर हुआ था, लखनऊ के अंदर हुआ था, अभी जो है पुणे के अंदर होगा। ये सारी बातें आपको, कौन होस्ट है, कौन आपके लीड करने वाला है, थीम क्या है, कौन सा देश भाग लेगा, क्यों बनाते हैं इस तारीख को, वर्तमान में हेड कौन है, सारी बातें आपके सामने। ऑप्शन नंबर सी पुणे आपका ठीक दोस्तों आंसर, ठीक है। अच्छा दोस्तों, एयरफोर्स डे पूछूं आपसे, एयरफोर्स डे 2024 जो है ये कहां पर दोस्तों आयोजित होता है, चेन्नई के अंदर। कहां होता है, चेन्नई के अंदर होता है। 8 अक्टूबर की तारीख को होता है, याद कीजिएगा। और इसके वर्तमान में हेड कौन है, अमरप्रीत सिंह वर्तमान में इसके हेड, ठीक है। और जो नेवी डे था आपकी, याद कीजिए वो कहां हुआ आपके, ये नेवी डे जो है 4 दिसंबर को हुआ था। और मैंने आपसे कहा था कि ये जो है ये ओडिशा के अंदर इसका आयोजन हुआ था, याद कीजिएगा, ये होस्ट था इसका। और वर्तमान में इस नेवी के वर्तमान में हेड कौन है, दिनेश त्रिपाठी जो है वो इस नेवी के हेड है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लगे हाथ ये भी नोट कीजिए ना। आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, विश्व आर्थिक मंच ने वर्ष 2024 से कि यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी में किस भारतीय अभिनेत्री को शामिल किया है दोस्तों ना। अरे वो भारतीय अभिनेत्री कौन थी, भूमि पेडनेकर, आपके लिखना, भूमि पेडनेकर जो है ये आपकी भारतीय अभिनेत्री है ना। भारत सरकार ने किस देश में स्थित सितवे बंदरगाह के परिचालन के अधिकार हासिल कर आपके, अरे सितवे पोर्ट कहां से, म्यांमार के अंदर, सुनो म्यांमार के अंदर सितवे पोर्ट है और यहाँ का परिचालन के अधिकार हमने हासिल कर लिए सो। और भारत म्यांमार के बीच में सितवे पोर्ट के लिए एक परियोजना चल रही है, इसका नाम है कालादान मल्टी रिवर प्रोजेक्ट जो है, इसका भारत और म्यांमार के बीच में आयोजन किया जा रहा है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारतीय सेना ने किस देश से मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, हवा में हमारी रक्षा करने वाला इगला एस जो है वह लिया, रूस से लिया है, ठीक है। इगला एस कहां से लिया, रूस से लिया, हवा में हमारी रक्षा करने वाला, ठीक है। हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 24 में भारत का स्थान कौन सा है, अमेरिका चीन के बाद भारत कौन से स्थान पर है। यूनिकॉर्न का मतलब स्टार्टअप का बड़ा रूप यूनिकॉर्न होता है, उस यूनिकॉर्न में भारत कौन से स्थान पर, तीसरे स्थान पर, ठीक है। हाल ही में लॉन्च मिशन मौसम के तहत पहला क्लाउड चैम्बर कहां दोस्तों स्थापित किया गया, ठीक है। देखो मिशन दोस्तों, आपके मिशन मौसम जो है इसकी बात करते हैं दोस्तों ना। देखो अभी आप जानते हो कि आईएमडी दोस्तों क्या है, आईएमडी आप जानते हो, इसको बोलते हैं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। क्या बोलते हैं, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहते हैं। ये तो आप परिचित हो ना, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जो है ये सब परिचित हो आप जो है ये आईएमडी के बारे में, ठीक है। अच्छा मैंने आपसे कहा था दोस्तों, आपके जो आईएमडी है, मैंने आपसे इसके बारे में कहा था कि भाई ये जो आईएमडी है इसके कितने साल पूरे हो रहे हैं, 150 साल पूरे हो रहे हैं। कितने, इसको 150 साल पूरे हो रहे हैं। अब आप में से मुझे कौन बताने वाला है कि ये जो 150 साल पूरे हो रहे हैं, आपके पूर्ण हो रहे हैं, वो आज की तारीख को हो रहे हैं, ठीक है। और इसकी स्थापना कब होती है दोस्तों ना, जो आईएमडी है इसकी स्थापना कब होती है, यह क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। तो आईएमडी जो है इसकी स्थापना कब होती है, यह क्वेश्चन आपको बताना है कि जो आईएमडी है इसकी दोस्तों स्थापना कब होती है, यह क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। जो आईएमडी है मैंने आपको लिखवाया हुआ है कि आईएमडी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। मैंने आपसे कहा था कि 150 वर्ष इसको पूरे हुए थे आपके, और सवाल आपके सामने से यहाँ पर ये है कि जो आईएमडी है इसकी स्थापना किस वर्ष में होती है, ये आपको बताना है, ठीक है। अरे पूरा लिखो, 15 जनवरी 1875 ऐसे लिखो ना, लिखो 15 जनवरी
15 जनवरी 1875 सो 150 वर्ष पूरे हो गए इसको। और मैंने आपसे कहा था कि 150 रुपए का सिक्का जो है फिनेंस गवर्नमेंट ने फिनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा चलाया गया था। इसके लिए स्पेशल सिक्का दोस्तों ना ये चलाया गया, ठीक है। तो आज आपके इसको 150 वर्ष पूरे हो चुके हैं, ठीक है। 150 वर्ष पूरे हो चुके हैं 1875 में, पूरे 1875 में स्थापना होती है, 150 वर्ष इसके पूरे हो चुके हैं, ठीक है। अच्छा, इसका मंत्रालय कौन सा आपके, इसका मंत्रालय पृथ्वी विज्ञान दोस्तों मंत्रालय कौन सा है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय जो है इसके अंदर ये आता है, अर्थ साइंस मिनिस्ट्री के दोस्तों अंदर आता है, ठीक है। अब दोस्तों इसके उपलक्ष्य में अभी दोस्तों हाल ही में आपके मिशन मौसम जो है आपके वो लॉन्च हुआ, ठीक है। इसके उपलक्ष्य में मिशन मौसम जो है यह लॉन्च किया गया। और लॉन्च करने वाले कौन, आपके लॉन्च करने वाले भारत के प्रधानमंत्री जो है वो इसको लॉन्च करने वाले मिशन मौसम को दोस्तों ना। मिशन मौसम के लिए 2 वर्ष के अंदर 2000 करोड़ रुपए जो है आपके वो दिए जाएंगे दोस्तों ना। इसके लिए 2 वर्ष के अंदर 2 वर्ष में 2000 करोड़ रुपए जो है वो इस मिशन मौसम के लिए दिए जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 2 वर्ष के अंदर 2000 करोड़ रुपए जो है वो मिशन मौसम के अंदर दिए जाएंगे, ठीक है। बाकी दोस्तों इसका उद्देश्य क्या सो, इसका उद्देश्य आपके सो जो मौसम का पूर्वानुमान जो होता है, पूर्वानुमान जो होता है आपके प्रेडिक्शन जो होती है, इसकी सटीकता जो है इसको बढ़ाया जाए दोस्तों ना। जो सटीकता है इसकी वो बढ़ाया जाए दोस्तों आपके। पहले अगर आपके मौसम विभाग ने कहा था कि बारिश आएगी, निश्चित मान के चलना उसमें बारिश दोस्तों आती नहीं थी, है ना, पहले की बात बताऊं। अब तो रसगुल्ला थोड़ा बहुत ठीक हो चुका है, ठीक है, कि बारिश आएगी, आज हवाएं चलेंगी इतनी तेज, चक्रवात यहाँ पहुंचने वाला दोस्तों, अब तो थोड़ा अच्छा हो चुका है, ठीक है। पहले रसगुल्ला बारिश की बोलते थे, बारिश दोस्तों उस दिन पक्का नहीं आती थी, ठीक है। और जिस दिन बोलते थे आज मौसम साफ रहेगा, उसी दिन पक्का बारिश आती थी, है ना, पहले का सिस्टम था, ठीक है। तो अब मौसम का जो पूर्वानुमान है उसकी सटीकता बढ़ सके, है ना, उसका जो प्रेडिक्शन है आपके वो सटीक हो सके, ये इसका उद्देश्य दोस्तों। और पंचायत स्तर पे जाके आप मौसम का पूर्वानुमान दोस्तों लगाओ ना, मतलब बहुत छोटे स्तर पे जाके आप जो है, ऐसा नहीं जिले में मौसम ऐसा रहेगा, नहीं, उस पंचायत का मौसम कैसा रहने वाला है वो भी बताने वाले दोस्तों लिखना। सो लिखिए पंचायत स्तर पे लिखना, पंचायत स्तर पर पूर्वानुमान लगाना, ये भी इसका उद्देश्य रहने वाला है, इस मिशन का यह भी उद्देश्य रहने वाला दोस्तों ना। और दोस्तों पहले आपके जो नाउकास्ट दोस्तों होता है, आपके नाउकास्ट का मतलब आपके जो मौसम पूर्वानुमान की जो घोषणा करते हैं वो हर एक घंटे के अंदर होनी चाहिए, ऐसा नहीं एक दिन में एक बार कर दी, नहीं दोस्तों ना, हर एक घंटे में आपके नाउकास्ट जो है नाउकास्ट की घोषणा हर एक घंटे में होनी चाहिए, ठीक है। नाउकास्ट की घोषणा हर एक घंटे में होनी चाहिए, हर एक घंटे में दोस्तों होगी। नाउकास्ट का मतलब वही पूर्वानुमान जो है कि आज मौसम इस घंटे में कैसा रहने वाला है, इस पंचायत में कैसा रहने वाला है, ये सारी बातें करना फोरकास्ट दोस्तों ना। नाउकास्ट का मतलब फोरकास्ट होता है कि भाई कैसा मौसम रहेगा, साफ रहेगा, हल्की बूंदाबांदी रहेगी, जो भी रहेगा उसको फोरकास्ट कहते हैं, ठीक है। हर एक घंटे में होना चाहिए, ये तय दोस्तों यहाँ पर हुआ है। और दोस्तों इसी के तहत दोस्तों आपके एक क्लाउड चैम्बर स्थापित होगा, ठीक है। भारत का पहला क्लाउड चैम्बर आपके स्थापित किया जाएगा सो आपके, और यह पुणे के अंदर आपके चैम्बर स्थापित होगा। और यह पहला तो चैम्बर होने वाला है सो, और बादलों को बनाकर यहाँ पर जो बादलों की जो एक्टिविटी होती है उसको चेक किया जाएगा क्लाउड चैम्बर के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भारत का पहला क्लाउड चैम्बर भी स्थापित होगा आपके पुणे के अंदर होगा, और ये पहली बार होगा, इसी मिशन मौसम के तहत होने वाला है। ऑप्शन नंबर 1 पुणे करेक्ट आंसर हो गया, आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। तो पुणे के अंदर होगा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर पुणे। ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई जो मैंने आपको बोली है कि 2 वर्ष के लिए 2000 करोड़ रुपए जो है वो दिए जाएंगे इसके तहत आपके, ये सारी बातें यहाँ पर उपलब्ध है, ठीक है। चलिएगा, यूएसए का प्रतिष्ठित जॉन एल जैक स्यूगर्ट जूनियर अवार्ड जो है, इससे दोस्तों कौन सम्मानित हुआ आपके, इसरो, और इसरो का जो मिशन था आपके उस समय का चंद्रयान 3 जो है इसको सम्मानित किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा ZIG, अरे जिम्बाब्वे गोल्ड, कौन सा जिम्बाब्वे गोल्ड हो गया, तो जिम्बाब्वे देश की मुद्रा है, ठीक है, गोल्ड आपकी मुद्रा है ना। भारत का पहला निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह TSAT फर्स्ट ए किसने लॉन्च करा आपके, अरे T4 टाटा कंपनी ने लॉन्च करा, ठीक है। सो अगर पूछूं आपसे TSAT फर्स्ट ए किसने लॉन्च करा है, टाटा कंपनी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सुविधा पोर्टल लॉन्च करने वाला कौन आपके, अरे सुविधा, सी विजिल ऐप पूछूं आपसे, सक्षम ऐप पूछूं आपसे, यह लॉन्च करने वाला कौन आपके, श्यूप ऐप पूछूं आपसे, यह लॉन्च करने वाला कौन आपके, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन
आयोग का नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर? दोस्तों लगाओ स्टार। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड जो है इसका दोस्तों निर्माण किया गया है। ठीक है, लगाओ स्टार। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड जो है इसका शुभारंभ किया गया है। पहला पॉइंट तो यही बनता है कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड जो है सो इसका मुख्यालय कहाँ पर होगा? इसका मुख्यालय सो आपके निजाम नगर में होने वाला है। कहाँ पर? निजाम नगर जो है सो आपके आपके सो इसका मुख्यालय पूछूं आपसे सो निजामाबाद जो है यहाँ पर मुख्यालय इसका होगा। और निजामाबाद कहाँ पर? तेलंगाना। कहाँ पर? तेलंगाना के अंदर है। तो तेलंगाना स्टेट के निजामाबाद जो जिला है यहाँ पर राष्ट्रीय जो आपका राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय आपको ध्यान रखना है, ये यहाँ पर दोस्तों स्थापित किया गया, लॉन्च किया गया। ठीक है, अच्छा इसको लॉन्च करने वाला कौन? तो इसको लॉन्च करने वाले पीयूष गोयल जी। कौन है? पीयूष गोयल जी लॉन्च करने वाले। और पीयूष गोयल जी आप जानते हो कि वर्तमान में वाणिज्य उद्योग मंत्रालय कौन सा है? वाणिज्य उद्योग मंत्रालय जो है इसके मंत्री कौन है आपके? इसके मंत्री पीयूष गोयल जी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पीयूष गोयल जी लॉन्च करने वाले, आपको नोट करना है। और निजामाबाद तेलंगाना में लॉन्च हुआ है हल्दी, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड, आपको नोट करना है। ठीक है, सवाल बनेगा इसके पहले, क्योंकि अभी बना है तो इसके पहले अध्यक्ष को उसको बनाया गया था ना, लेकिन इसका पहला अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो इसका जो पहले अध्यक्ष है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के, वो किसको अपॉइंट किया गया आपके? तो इसका जो पहला अध्यक्ष है श्री पल्ले गंगा रेड्डी। किसको? श्री पल्ले गंगा रेड्डी जो है इनको इसका पहला अध्यक्ष जो है वो अपॉइंट किया गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो श्री पल्ले गंगा रेड्डी जो है वो इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जो आपकी हल्दी जो होता है उसको गोल्डन स्पाइस के नाम से जानते हैं। किसो? जो हल्दी जो होता है आपके सो हल्दी जो होता है इसको गोल्डन स्पाइस क्या बोलते हैं? गोल्डन स्पाइस कहते हैं दोस्तों। आपके हल्दी को हम क्या बोलते हैं? गोल्डन स्पाइस कहते हैं, ये आप जानते हो। अगला दोस्तों आपके अभी दोस्तों मेघालय की एक हल्दी थी है ना, उसको जीआई टैग मिला मेघालय को। आपको मुझे बताना है कि उस हल्दी का नाम क्या है। ठीक है, दोस्तों अभी आपके सो मेघालय की हल्दी थी, मेघालय की एक बड़ी फेमस हल्दी थी, इस हल्दी को जीआई टैग मिला था। आपको मुझे बताना है कि इस हल्दी का नाम क्या है। ठीक है, ये हल्दी का नाम क्या है, यह है क्वेश्चन आपके लिए। सो हल्दी के उत्पादन में, हल्दी के उपभोग में और हल्दी के निर्यात में, तीनों में भारत जो है पहले स्थान पर दोस्तों। लेकिन आपके हल्दी का उत्पादन हो, चाहे हल्दी का प्रोडक्शन हो, या फिर हल्दी का इसके अलावा आपकी उपभोग हो, कंज्यूम हो, या फिर हल्दी का एक्सपोर्ट हो, निर्यात हो, तीनों में भारत जो है, तीनों में आपके भारत जो है वो पहले स्थान पर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो विश्व में हल्दी के उत्पादन में, हल्दी के निर्यात में और हल्दी के आपके उपभोग में भारत पहले स्थान पर है, ये आपको छापना। सो लाकाडोंग, वेरी गुड। सो लाकाडोंग हल्दी थी, याद करो आपके, ये मैंने आपको लिखवाया भी था। और 31 तारीख वाली क्लास में कंदमान हल्दी नहीं रसगुल्ला दोस्तों ना, लाकाडोंग हल्दी दोस्तों ना, लाकाडोंग हल्दी का किसको मिला है? मेघालय को मिला है दोस्तों ना। और आपके कंदमान जो हल्दी है आपकी, इसका उड़ीसा को दोस्तों मिला है ना, जो कंदमाल जो हल्दी है इसका मिला है उड़ीसा को। ठीक है, तो कंदमाल हल्दी के लिए उड़ीसा को मिला है जीआई टैग, और लाकाडोंग हल्दी के लिए किसको मिला है? ये मिला है मेघालय को। दोनों आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कंदमाल उड़ीसा की है, लाकाडोंग कहाँ की है? ये आपके लाकाडोंग आपके छापना, ये आपके लाकाडोंग हल्दी जो है वो मेघालय की है। ठीक है, अभी हमारा आंसर निजामाबाद हो गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक आंसर है। यहाँ पर दोस्तों स्थापित हुआ। सो हल्दी पूछूं आप, सो हल्दी आपके किसका मॉडिफाइड? आपके हल्दी जो है तना का मॉडिफाइड रूप है, स्टेम का मॉडिफाइड रूप है, आपको ध्यान रखना है। तना या स्टेम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा आप में से कौन कौन बताएगा दोस्तों? आपके बताओ, अगर सवाल पूछूं आपसे, अगर सवाल आपसे पूछे कि भाई मसाला अनुसंधान केंद्र जो है वो भारत में कहां पर दोस्तों ना, मसाला अनुसंधान केंद्र पूछूं आपसे वो कहां? सो औषधि जो हमारा सेंटर आपके ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, औषधि अनुसंधान आपके सेंटर जो है, यह भारत में कहां पर है? यह क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, राइस वाला पूछूं आपसे, चावल वाला दोस्तों कहां पर आपके? तंबाकू वाला, टोबैको वाला पूछूं आपसे, ये तंबाकू वाला कहां है दोस्तों आपके? आलू वाला पूछूं आपसे, आलू वाला जो है ये कहां पर है? ठीक है, बताओ आपके ये 5 क्वेश्चन। एक चावल वाला तो लिख दिया मैंने ना। दोस्तों मसाला वाला पूछूं आपसे, मसाला वाला कहां पर है? कोझिकोड। कहां पर है? मसाला वाला कोझिकोड, केरल, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, औषधि वाला पूछो कहां पर? लखनऊ के अंदर। कहां पर है? ड्रग रिसर्च सेंटर लखनऊ के अंदर। ठीक है, राइस वाला पूछो कटक के अंदर आपके, है ना, ओडिशा के अंदर से। तंबाकू वाला
वाला पूछूं आपसे राजमुंदरी का है, सो राजमुंदरी में आपके तंबाकू वाला, ठीक है। और आलू वाला पूछूं शिमला के अंदर, कहां पर है, आलू वाला शिमला में आपको ध्यान रखना है, ठीक है, आलू वाला शिमला के अंदर ना। चलिए ये आपके नेशनल टर्मरिक बोर्ड बना दिया गया, नोट करना, ठीक है। अंडर वाटर ड्रोन मंटा रे दोस्तों लॉन्च करने वाला कौन, आपके यूएसए इसको लॉन्च करने वाला, ठीक है। अंडर वाटर ड्रोन है, पानी के नीचे काम करेगा, ठीक है, यूएसए ने लॉन्च करा, ध्यान रखना है ना। लक्षद्वीप में ब्रांच खोलने वाला पहला प्राइवेट बैंक कौन सा है, एचडीएफसी बैंक पहला प्राइवेट बैंक, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है, 10वें स्थान पे भारत है, आपको नोट करना है, ठीक है। ब्लू ओरिजिन के अंतरिक्ष पर्यटन मिशन NS-25 के लिए चुने गए पहले भारतीय उसको पायलट कौन आपके, अरे पहले भारतीय पायलट ब्लू ओरिजिन का मिशन है NS-25 छापना, और कौन थे, गोपी थोटाकुरा, कौन थे, गोपी थोटाकुरा नाम है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण जो फील्ड ट्रायल जो है वो कहां पर स्टार्ट हुआ है, ठीक है। नाम क्या दोस्तों इसका, नाम इसका नाग MK2 दोस्तों ना, नाग MK2 पूछूं आपसे, पहली बात इसका सफल परीक्षण जो है वो कहां पर हुआ है, सो यह हुआ है राजस्थान में, पोखरण के अंदर जो है यह किया गया, राजस्थान के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा करने वाला कौन, DRDO, कौन करने वाला, DRDO करने वाला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो नाग पहली बार, नाग पूछूं आपसे, नाग दोस्तों याद करो आपके वो 5 शुरुआत की मिसाइल थी, याद करो, पटना है ना, पृथ्वी, अग्नि, नाग, त्रिशूल, आकाश, वो 5 मिसाइल थी। तो नाग दोस्तों एंटी टैंक मिसाइल है, ठीक है। सो टैंक कहीं पर उस टैंक को नस्ते नाबूद करने वाला कौन होता है, नाग होता है, ठीक है। तो नाग को बोलते हैं हम लोग एंटी टैंक मिसाइल, क्या बोलते हैं इसको, इसे हम बोलते हैं एंटी टैंक मिसाइल बोलते हैं। सो कहीं पर टैंक हो तो उसको नस्ते नाबूद करने वाली मिसाइल कौन सी है, वो आपके नाग है, ठीक है। तो एंटी टैंक मिसाइल नाग होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों इसका ये सेकंड वर्जन लॉन्च हुआ है ना, MK2 दोस्तों लॉन्च हुआ है, ठीक है। ये फायर एंड फॉरगेट है, मतलब कि रसगुल्ला अगर एक बार दाग दी तो फिर दोस्तों कोई भी हो सामने आपके, कोई भी आपके लक्ष्य क्यों ना हो आपके, अगर वो लक्ष्य दोस्तों इधर से उधर जाएगा तो ये मिसाइल भी उसके पीछे पीछे भागती है। फायर एंड फॉरगेट है, दागो और भूल जाओ, ठीक है। एक बार दाग दो लक्ष्य को तय करके नहीं, वो उस लक्ष्य को फोड़ कर ही आने वाला है, ठीक है। तो लिखिएगा ये दोस्तों फायर एंड फॉरगेट है ना, ये फायर एंड फॉरगेट है, मतलब कि सो फायर एंड फॉरगेट है, मतलब कि दागो और भूल जाओ, ठीक है। दागो और भूल जाओ, एक बार आप लॉन्च कर दो इसको, और फिर जिस जहां के लिए लॉन्च करा आपने उस टारगेट को ये खत्म करके आएगा, उस टैंक को ये समाप्त करके आएगा। अगर वो टैंक हिलेगा ना तो ये भी रसगुल्ला उसके पीछे पीछे भागने वाला। सो आपके जस्ट लाइक दोस्तों आपके भगवान श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र था आपके, उसकी तरह काम करता है, ठीक है। फायर एंड फॉरगेट, दागो और भूल जाओ, इसको कहीं भी दोस्तों बीच में गाइड करने की जरूरत नहीं होती है, ये तो एक बार आप लॉन्च कर दो बस खत्म करके आएगा, ठीक है। ये आपकी मिसाइल है नाग MK2 मिसाइल। पाकिस्तान वालों ध्यान से सुनना, ठीक है, पाकिस्तान वालों ध्यान से सुनना, तुम्हें नागिन डांस करवाने के लिए लॉन्च करी हमने वाली मिसाइल, ठीक है। तो लिखिए राजस्थान ऑप्शन नंबर 1 आंसर, सो पोखरण के अंदर लॉन्च की, ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है। अरे वो 5 मिसाइल थी ना, पटना नाम था उनका, ठीक है, याद करो ना, जिसमें एक तो P फॉर पृथ्वी थी आपकी, A फॉर अग्नि थी, और T फॉर त्रिशूल, N फॉर नाग थी, और आपके A फॉर आपके आकाश थी, है ना, नाग थी, और A फॉर आपके आकाश थी। ये मैंने आपसे कहा था आपके ये 5 आपके बैलिस्टिक मिसाइल हैं, युद्ध में काम आने वाली मिसाइल, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये आपके नाग MK2 मिसाइल DRDO का सफल टेस्टिंग जो है वो हो चुकी है, और DRDO आप जानते हो कि 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कंप्यूटिंग के नोबल AM ट्यूरिंग अवार्ड से कौन सम्मानित दोस्तों होते हैं, ठीक है। कंप्यूटिंग का नोबल अवार्ड AM ट्यूरिंग अवार्ड है, और इसे सम्मानित होने वाले पूछो कौन आपके, याद करो एबी विक्सरन जो है आपके, एबी विक्सरन जो है ये आपके सम्मानित होने वाले, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चर्चा में रहा संस्करण नाइफ का संबंध पूछूं आपसे, अरे नाइफ छापना, नाइफ जो है लिखना आपके सलमान रुश्दी, कौन है, सलमान रुश्दी लिखिए, नाइफ जो है
ये आपको नोट करना है, ठीक है। नाइफ का है सलमान रुश्दी, है ना। आगे देखिए, मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश। मेनिंजाइटिस का मतलब दिमागी बुखार, ठीक है। दिमाग की जो आपके नस होती है, जो परत होती है, उसमें सूजन आना होता है, मेनिंजाइटिस। इसके लिए वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन सा है? नाइजीरिया पहला देश हो गया, ठीक है। इसरो ने कब तक अंतरिक्ष अभियानों को मलबा मुक्त, ना डेबरी फ्री करने घोषणा की आपके। ये डेबरी फ्री कब तक होंगे? 2030 तक, ठीक है। और 2035 तक हम हमारा जो है खुद का एक जो आपके अंतरिक्ष स्टेशन है वो स्थापित करेंगे, ठीक है। हाल ही में गान नगाई उत्सव कहाँ सेलिब्रेट दोस्तों हुआ है, ठीक है। देखो फेस्टिवल का नाम क्या है? फेस्टिवल का नाम आपके गान नगाई उत्सव दोस्तों, ना। ये बड़ा ही मस्त फेस्टिवल रसगुल्ला, ना दोस्तों। गान नगाई उत्सव जो है, पहली बात तो ये राज्य कौन सा जहाँ सेलिब्रेट हुआ है? मणिपुर राज्य के अंदर, आपके मणिपुर की जो राजधानी है उसके आसपास सेलिब्रेट हुआ है। कौन सा? गान नगाई उत्सव दोस्तों। कहाँ पर हुआ है? मणिपुर के अंदर फेस्टिवल कौन सा है? गान नगाई उत्सव, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहां दोस्तों एक प्रांत है आपके, वहां एक समुदाय दोस्तों रहता है आपके, जिसका आपके नाम है जेलिया ग्रोंग समुदाय, वहां पर रहता है। वह समुदाय इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करता है, ठीक है। यहाँ पर एक समुदाय जिसका नाम है जेलिया ग्रोंग समुदाय जो है, यह कम्युनिटी जो है, समुदाय जो है, वह आपके फेस्टिवल बनाते हैं। कौन सा? गान नगाई दोस्तों उत्सव आपके। इसमें दोस्तों पारंपरिक शराब तैयार करते हैं ये लोग आपके, और पारंपरिक शराब को ये लोग जो है सर्वोच्च जो देवता इनके, उनको समर्पित करते हैं, उनको परोसते हैं। और उसके बाद आप जानते हो क्या होता है दोस्तों, ना। लिखिए आपके पारंपरिक शराब जो है सो, जो पारंपरिक शराब इनकी, इस पारंपरिक शराब को सर्वोच्च देवता जो है उसको परोसते हैं, सर्वोच्च देवता को परोसते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देवता को परोसते हैं, नव वर्ष के ही फेस्टिवल के रूप में इसको बनाते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको परोसते हैं, आपको नोट करना है। और ये फेस्टिवल आपसे केवल इतना ही पूछेगा कि ये फेस्टिवल कहाँ का है? मणिपुर का है। आपको तो इतनी बात ध्यान रखनी है दोस्तों, ना। बाकी लिखिए मणिपुर, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट दोस्तों, आंसर मणिपुर हो गया। एक फेस्टिवल और इसके साथ दोस्तों आता है आपके, वो है आपके मोग वेद फेस्टिवल। ये तमिलनाडु का फेस्टिवल होता है, ठीक है। लगे हाथ, इसको भी छापना दोस्तों आपके। एक फेस्टिवल और आपके मोग वेग फेस्टिवल जो आपके, यह फेस्टिवल कहाँ पर होता है? तमिलनाडु के अंदर। कहाँ है? तमिलनाडु के अंदर। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यह फेस्टिवल पूछू कहाँ पर है? तमिलनाडु, आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ना। अच्छा, इसके अलावा पूछूं आपसे मणिपुर, पूछा आपसे मणिपुर की बात करूं आपसे, तो मणिपुर में आपके गान नगाई फेस्टिवल होता है, ऑप्शन नंबर 20 का ठीक आंसर, ठीक है। और तमिलनाडु पूछूं आपसे कि सवाल पूछा आपसे कि थाईपुसम फेस्टिवल कहाँ पर होता है? थाईपुसम फेस्टिवल भी तमिलनाडु के अंदर होता है, ये भी आपको छापना सो। और पोंगल फेस्टिवल कहाँ हुआ है? अभी पोंगल भी यहीं पर होता है। जल्लीकट्टू पूछूं आपसे, यह जल्लीकट्टू भी कहाँ पर होता है? आपके तमिलनाडु के अंदर होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर बी मणिपुर आपका ठीक आंसर है। ये मणिपुर का फेस्टिवल यहाँ पर, और ये मणिपुर के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। भारत की पहली हाइब्रिड पिच जो है किस क्रिकेट स्टेडियम में तैयार होती है? आपके ये धर्मशाला में होती है, पश्चिम आपके हिमाचल प्रदेश, ठीक है, यहाँ पर होती है, ना। कृत्रिम बारिश के कारण कहाँ बाढ़ का प्रकोप आया? अरे आर्टिफिशियल रेन पूछूं आपसे, कहाँ बाढ़ दोस्तों आती है? यूएई के अंदर बाढ़ आती है। और आर्टिफिशियल रेन आप जानते हो किससे होती है? सिल्वर आयोडाइड एजीआई से होती है, ठीक है। आगे देखिए, अंतरिक्ष में पहली बार युद्ध अभ्यास मिशन विक्टर है जो है, इसको आयोजित करने वाला कौन? आपके इसको आयोजित करने वाला यूएस है, ठीक है। तो स्पेस का अभ्यास जो है ये यूएसए ने आयोजित किया, ना। डीआरडीओ ने सोनार सिस्टम परीक्षण और मूल्यांकन केंद्र स्पेस का शुभारंभ कहां पर किया है? अरे स्पेस का शुभारंभ कहां पर? सोनार दोस्तों पूछूं आपसे, समुद्र में जो आपके सिग्नल्स होते हैं उसके लिए किसका? सोनार का यूज करते हैं, ठीक है। और केरल आपको ध्यान रखना है, ना। हाल ही में एलवीएम थर्ड वाहन परियोजना जो है, इसका निदेशक किसको अपॉइंट दोस्तों किया गया है? ठीक है, एलवीएम थर्ड दोस्तों, ना। एलवीएम थर्ड पूछूं आपसे, पहली बात दोस्तों एलवीएम थर्ड क्या दोस्तों आपके? यह व्हीकल दोस्तों, व्हीकल है आपके। और लिखना आपके भारत का सबसे भारी व्हीकल कौन सा है? भारत का सबसे भारी जो व्हीकल है वो कौन सा है? वो है एलवीएम थर्ड दोस्तों, ना। एलवीएम थर्ड भारत का सबसे भारी व्हीकल है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जो एलवीएम थर्ड व्हीकल है, इसका जो प्रोजेक्ट है उसके निदेशक किसको बनाया गया? हाल ही में विक्टर जोसेफ को दोस्तों बनाया गया, ठीक है। लिखिए, जो ये प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के
निदेशक जो है वो किसको अपॉइंट किया गया है, यह निदेशक जो है वो विक्टर जोसेफ को किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विक्टर जोसेफ जो है वो इसके निदेशक हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों इस एलवीएम थर्ड का यूज कहाँ दोस्तों आने वाला है, गगनयान जो मिशन होगा हमारा, इस गगनयान मिशन में इसी व्हीकल का यूज होने वाला है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। इसी व्हीकल का यूज कहाँ पर होगा, जो हमारा आपके पहला मनुष्य वाला, आपके पहला मानव युक्त, पहला भारत का मानव युक्त जो अंतरिक्ष मिशन होने वाला है, गगनयान जो मिशन होगा, इसको भेजने के लिए हम जिस व्हीकल का यूज करने वाले हैं वह व्हीकल कौन सा होने वाला है, एलवीएम थर्ड होने वाला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एलवीएम थर्ड हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसरो के भविष्य का निर्धारण करने वाला व्हीकल कौन सा है, वो एलवीएम थर्ड है। अब हमारा यही उद्देश्य है कि हम मनुष्य को स्पेस के अंदर भेज सकें, ठीक है। और स्पेस में भेजने के लिए हमारे पास सबसे बाहरी व्हीकल कौन सा है, वो है एलवीएम थर्ड व्हीकल, ठीक है। और उसका प्रोजेक्ट मैनेजर किसको बना दिया गया, आपके विक्टर जोसेफ को बनाया गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों इसरो की बात करूं मैं आपसे, इसरो जो है आप जानते हो यहाँ भी बड़ा चेंज हुआ है। सो आपके, अरे इसरो पूछूं आपसे यहाँ क्या चेंज हुआ है, इसरो आप वैसे स्थापना तो इसकी 15 अगस्त को होती है 1969 के अंदर। अच्छा इसके वर्तमान में हेड तो कौन, आपके वर्तमान में तो इसके हेड एस सोमनाथ है, ठीक है। लेकिन भविष्य में कौन हेड होने वाले इसके, वी नारायणन जो है, ये भविष्य में इसके हेड होने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपकी जो 14 जनवरी है उस तारीख से वी नारायण जो है आपकी, ये इसके हेड, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनका नाम भी आपको नोट करना है दोस्तों ना। अच्छा अगर पूछूं आपसे, देखो विक्टर जोसेफ हो गया और वी नारायण दोस्तों आपके हो गया। ओपी सिंह पूछूं आपसे, दोस्तों ओपी सिंह कौन बने आपके, ओपी सिंह जो है वो भारतीय पुलिस फाउंडेशन जो है इसके अध्यक्ष अपॉइंट किए गए, ठीक है। ओपी सिंह भारतीय पुलिस फाउंडेशन जो है इसके अध्यक्ष अपॉइंट किए गए। सो उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी रह चुके हैं आपके, तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ओपी सिंह जो है, इनको अपॉइंट किया गया, आपको ध्यान रखना है। सो अच्छा बहादुर सिंह का नाम याद कीजिए, मैंने आपको इनका नाम कहां पर लिखवाया था, कल परसों की क्लास में लिखवाया है कि बहादुर सिंह जो है किसके अध्यक्ष अपॉइंट हुए, ठीक है, याद करो ना। अभी तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया है, विक्टर जोसेफ ठीक आंसर हमारा। ये आपके सो ये एलवीएम थर्ड व्हीकल का जो आपके फोटो है वो आपके सामने यहाँ दोस्तों आपके, इसमें क्रायोजेनिक दोस्तों क्रायोजेनिक जो ईंधन है इसका यूज होने वाला है, क्रायोजेनिक फ्यूल का यहाँ पर यूज होने वाला है, मनुष्य को स्पेस में भेजने के लिए हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा बहादुर सिंह पूछूं आपसे, याद को विश्व आपके भारतीय जो एथलेटिक्स संघ है, भारतीय एथलेटिक्स संघ जो है इसके वर्तमान आपके अध्यक्ष कौन बनाए गए, वो बहादुर सिंह को बनाया गया, ठीक है, ध्यान रखना है ना। चलिए आगे चलिए, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किसको मिला था, आपके पहली बार प्रधानमंत्री जी को मिला था, इस बार आपके अमिताभ बच्चन और रणदीप हुड्डा को मिला, ठीक है। माउंट रुआंग ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ, ये माउंट रुआंग कहां पर दोस्तों आपके, माउंट रियांग रुआंग कहां पर, इंडोनेशिया के अंदर, ठीक है। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली का की पहली खेप किस देश को एक्सपोर्ट किया, आपके फिलीपींस को पहली खेप एक्सपोर्ट किया ना। केंद्र सरकार ने एलजीबीटीक्यू समुदाय, आपके लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और क्वेरिंग समुदाय के समुदाय पर किसकी अध्यक्षता में एक समिति का दोस्तों निर्माण किया गया, आपके उस समय राजीव गौबा हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी थे, इनकी अध्यक्षता में किया गया, ठीक है। अच्छा वर्तमान में भारत के कैबिनेट सेक्रेटरी पूछूं आपसे कौन है, तो टी सोमनाथन जो है ये वर्तमान भारत के कैबिनेट सेक्रेटरी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा ना। हाल ही में फ्यूचर मिनरल्स फोरम कहां दोस्तों हुआ है, ठीक है। देखो फ्यूचर मिनरल्स फोरम जो है, फ्यूचर मिनरल्स फोरम जो है इसका होस्ट कौन है, तो इसका होस्ट आपके सो रियाद कौन है, रियाद इसका होस्ट है। और रियाद आप जानते हो कहां पर है, सऊदी अरेबिया, ठीक है। रियाद किसकी राजधानी, सऊदी अरेबिया की राजधानी है, ये इसका होस्ट हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फ्यूचर मिनरल्स फेस्टिवल का होस्ट आपके रियाद, सऊदी अरब, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो कब शुरू हुआ आपके, ये कल शुरू हुआ 14 जनवरी को, ठीक है। तो सो भारत की ओर से कौन भाग लेंगे, तो आपके तो सो भारत की ओर से खनन और आपके कोयला मंत्री जो हैं जी किशन रेड्डी जो हैं वो भारत की ओर से भाग ले रहे हैं, ठीक है। खनन और कोयला मंत्री पूछूं आपसे, इनका नाम है जी किशन रेड्डी जी, आपके नाम है, तो जी किशन रेड्डी जी जो है आपके, ये भारत की ओर से भाग ले रहे हैं, आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। भारत की ओर से भाग लेने वाले कौन है, जी किशन रेड्डी, ठीक है। इसका दोस्तों उद्देश्य पूछूं आपसे, माइनिंग या फिर खनन जो है, इससे संबंधित जो भी चुनौतियां हैं
उन चुनौतियों का हल निकालना जो है, उनका सामना करना, उनका समाधान निकालना, ये इसका उद्देश्य आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इनका समाधान निकालना इसका उद्देश्य आपको नोट करना है। तो रियाद ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। रियाद में फ्यूचर मिनरल्स फोरम जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। फ्यूचर मिनरल्स फोरम रियाद के अंदर 14 जनवरी को स्टार्ट हुआ, कल समाप्त होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चर्चा में रहा संस्मरण जस्ट ए मर्सिनरी, पूछूं आपसे इसका संबंध किससे आपके? अरे जस्ट ए मर्सिनरी का संबंध किससे? इसका संबंध आपके डी सुब्बा राव। ठीक है, याद करो आरबीआई के पहले ये आरबीआई में आपके गवर्नर रह चुके हैं डी सुब्बा राव, उनकी बुक का नाम है जस्ट ए मर्सिनरी। ठीक है, यूरोपियन खगोलीय विद द्वारा हमारी आकाशगंगा में खोजा गया सबसे बड़ा तारकीय ब्लैक होल कौन सा आपके? यह BH3 है ना, ब्लैक होल नंबर 3 छापना BH3। ठीक है, 18वीं लोकसभा के लिए चुने गए पहले सांसद भाजपा के मुकेश दलाल का संबंध किसे? सूरत से निर्विरोध चुने गए। ठीक है, पहली बार हिंदी रेडियो का प्रसारण जो है वो कहाँ शुरू दोस्तों आपके हुआ है? हिंदी रेडियो का प्रसारण पूछूं कुवैत में हुआ है, और कुवैत आप सभी जानते हैं आपके लिए महत्वपूर्ण देश है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कुवैत में पहली बार जो आपके हिंदी रेडियो है इसका प्रसारण आपके शुरू हुआ। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों। अब ये जो वर्ल्ड मैप की जो पहली क्लास है आपकी वो कल सुबह 10 बजे आपकी दोस्तों आने वाली है। ठीक है, वर्ल्ड मैप की जो पहली क्लास है, जो हमारा गौरव दर्शन जो बैच है उसकी जो पहली क्लास है वो कल सुबह 10 बजे आपकी आएगी। डेमो क्लास आपकी होने वाली है, ये कल और परसों यूट्यूब पर भी लाइव रहने वाली है, कल और परसों यूट्यूब पर भी लाइव रहेगी। बाकी जो ये क्लास है केवल दोस्तों केवल लाइव रहने वाली है, ओनली लाइव रहेगी। लाइव हटने के बाद ये क्लास आपको ऐप के अंदर मिलने वाली है, जो भी उसके स्टूडेंट होंगे उनको मिलने वाली है। बाकी मैंने यूट्यूब पर लाइव कर दिया इस क्लास को, तो कल वाली क्लास यूट्यूब पर लाइव रहेगी। 10 बजे ये क्लास आने वाली है, उसके लिए तैयार आपको रहना है। ठीक है, तो कल 16 जनवरी को ये क्लास डेमो क्लास नंबर फर्स्ट जो है वो 10 बजे यूट्यूब पर लाइव रहने वाली है। जो भी गौरव दर्शन बैच के स्टूडेंट है उनके लिए सूचना है। ठीक है, अगला पॉइंट आपके स्टैटिक जीके वाली क्लास भी कल शाम को 3 बजे जो है लाइव रहेगी। तो कल शाम को 3 PM जो है स्टैटिक जीके वाली भी डेमो फर्स्ट क्लास जो है वो लाइव रहने वाली है आपकी। बाकी फिर उसके बाद में कल परसों लाइव रहेगी, उसके बाद में मंडे से आपका ऐप में ही क्लास होने वाली है। यह सूचना आपके लिए। ठीक है, तो ये कल 3 बजे होगी क्लास, सोच लेना। ये ओनली लाइव रहेंगी क्लास, दोनों लाइव रहेंगी। उसके बाद इनको हटा करके ऐप के अंदर डाल दिया जाएगा। क्लास खत्म होते यूट्यूब पर नहीं दिखाई देगी, क्लास खत्म होने के बाद में ये ऐप में आपको दिखाई देगी। ठीक है, और ये वाली क्लास भी खत्म होने के बाद आपको ऐप में दिखाई देगी। और अभी 10 बजे में जो आपके जो बैच है ब्रह्मास्त्र 3.0 और गौरव दर्शन बैच और तिरंगा जो बैच है, इन तीनों में लाइव रहने वाला हूँ। अभी 10 बजे आज ऐप के अंदर जो है लाइव रहूंगा। कुछ बातें पहले ही कर लेते हैं, फिर ऐसा ना हो कि कल से मैं बातें करना शुरू करूं, कल से पढ़ाना शुरू करूंगा। ठीक है, तो कल से बातें नहीं हो पाएंगी, आज सारी बातें कर लूंगा मैं आपसे। तो 10 बजे आज आपके साथ रहूंगा ब्रह्मास्त्र 3.0 गौरव दर्शन बैच में, तिरंगा बैच के अंदर आज 10 बजे आपके लिए लाइव रहने वाला हूँ ऐप के अंदर। ठीक है, जितनी भी बातें आपको करनी हो ना वो आज कर लेना। ठीक है, फिर कल से हम लोग जो है हमारी पढ़ाई स्टार्ट करने वाले हैं। जो एक तो वर्ल्ड मैप स्टार्ट हो जाएगा कल से आपका, और एक इसके साथ में स्टैटिक वाला पोर्शन स्टार्ट होगा। ठीक है, ये सूचना आपके लिए। आज मैं 10 बजे लाइव रहूंगा, बातचीत जो भी करनी हो आपको वो यहाँ पर कर लेना। ठीक है, मेरे से ना कैसे पढ़ाने वाला हूँ, क्या पढ़ाने वाला हूँ, सारी बातें यहाँ पर कर लेना। ठीक है, और ये वाली क्लास जो है कल से आपकी क्लास होने वाली, कंटेंट क्लास कल से होने वाली है, आज बातचीत वाली क्लास आपकी आज हो जाएगी। ठीक है, चलिएगा। 7 फेरों वाली सीरीज का एपिसोड नंबर 2 जो है आपके 18 जनवरी को आने वाला, तैयार रहना। 18 जनवरी को शाम को 8 बजे 7 फेरों वाली सीरीज का एपिसोड नंबर 2 आएगा। ठीक है, ये सूचना आपके लिए ना। ये बुक करंट अफेयर्स की आप जानते ही हो, ये करंट अफेयर्स हिंदी इंग्लिश दोनों में। एक सूचना और है कि जीके जीएस वाली जो मेरी बुक थी वो आउट ऑफ स्टॉक है ना। बच्चों के बहुत सारे मैसेज मेरे पास आए कि वो बुक जो है वो आउट ऑफ स्टॉक है। एक्चुअली में दोस्तों आउट ऑफ स्टॉक इसलिए वो बुक आपके कि मैं उसको अपडेट कर रहा हूँ, बुक का ना उसको अपडेट कर रहा हूँ। जैसे कि आपके कुछ टॉपिक्स रह गए थे पहले, तो मैं उसको अपडेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब मैं उसको अपडेट कर रहा हूँ तो 26 जनवरी से वो अपडेट, जैसे ही 26 जनवरी आएगी तो जो आप उसके बाद जो ऑर्डर करोगे बुक, आपको 26 तक अब आपको बुक नहीं मिलने वाली। ठीक है, 26 जब आप ऑर्डर करोगे बुक को तो आपको नई जो अपडेट है, अपडेट जो बुक है आपको वो मिलेगी 26 तारीख के बाद में। ठीक है, इसलिए मैंने उसको आउट ऑफ स्टॉक कर दिया है ना। तो ये सूचना आपके लिए, बच्चे बार बार परेशान हो रहे हैं सर आउट ऑफ स्टॉक कैसे।
ऐसा नहीं है कि हम छपवा नहीं सकते बुक का ना, आउट ऑफ स्टॉक इसलिए कि 26 जनवरी से मैं उसको अपडेट वर्जन आपको देने वाला हूँ, ठीक है। तो जिनको भी ऑर्डर करनी हो 26 तारीख तक मत करना, 26 के बाद करना। 26 से मैं आपको उसको नया जो अपडेट वर्जन है उसमें लगभग मैंने 40-50 पेज नए जोड़े हैं ना। देखो अपडेट होती रहेंगे ना, हर साल अपडेट होगी बुक आपकी, जो नया पेपर का ट्रेंड है उसके अनुसार बुक को बनाया जाएगा। तो ये भी मैं अपडेट कर दूंगा, 26 जनवरी से आपको ये अपडेट बुक जो है वो मिलने वाली। मेरा काम चल रहा है लगातार इसके ऊपर, ठीक है। अगला पॉइंट आपके लिए, ये ब्रह्मास्त्र बैच आपके लिए सूचना यहाँ पर ये, और ये स्टैटिक जीके वाला बैच है, और ये गौरव दर्शन, ये सारी बातें आप जानती हो। बाकी ये क्यूआर कोड स्कैन करके फॉर्म भर देना अपना राज्य जिले का, ठीक है। चलिए आइए रिवीजन करते हैं फटाक से। 14 जनवरी IUCN ने रेड डाटा लिस्ट में मीठे पानी की जैव विविधता के महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट के रूप में पश्चिमी घाट ऑप्शन नंबर ए का आंसर है ना। विश्व का पहला क्रायोबॉर्न बेबी कोरल पूछूं आपसे कहां पर, ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन नंबर सी आंसर। फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट जारी करने वाला वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ऑप्शन नंबर डी आंसर। कैलिफोर्निया जंगल की आग पूछूं आपसे, अमोनियम फास्फेट गुलाबी अग्निरोधी है ना। नवीन नवीकरणीय मंत्रालय और अक्षय ऊर्जा पूछूं आपसे 30 गीगावाट ऑप्शन नंबर सी आंसर। जेड मोड सुरंग जम्मू कश्मीर ऑप्शन नंबर ए का आंसर। फसल कटाई उत्सव माघ बिहू पूछूं आपसे, माघ बिहू असम ऑप्शन नंबर बी आंसर। अंडर 19 क्रिकेट में 346 रन का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाला कौन आपके, इरा यादव ऑप्शन नंबर सी आंसर है ना। इन रोड परियोजना पूछूं आपसे किस संबंध है, रबड़ की क्वालिटी बेहतर करने के लिए ना। +20 to -60 पूछूं हिमकवच आपके, यह लॉन्च करने वाला कौन है, DRD ऑप्शन नंबर डी आंसर। व्यास सम्मान सूर्य वाला ऑप्शन नंबर ए का आंसर, ठीक है। बाकी सवाल आपके लिए, क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर, यह है मैगजीन आपके लिए। तो कैसी लगी किस आपको बुक ये, जिन्होंने बुक ले रखी चिंता मत करो, जो अपडेट होगा ना मैं आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ अपडेट है, ठीक है। आप उसको अपडेट कर लेना, एक एक क्लास लगा दूंगा मैं। देखो एक्चुअली में क्या है कि अब वो जो कंटेंट 18 जुलाई को मैंने लॉन्च करा है, अब जो मैं लॉन्च कर रहा हूँ, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो हर बार रह ही जाएंगे ना, मतलब पूरा जीके जीएस तो किसी बुक में संभव ही नहीं है, ठीक है। तो मैंने अपडेट इसलिए कर दिया कि भाई वो अपडेट मुझे 2 महीने बाद भी करना था, तो जो 2 महीने में जो बुक लेने वाले उनका नुकसान ना हो, ठीक है। इसके लिए मैंने अभी उसको अपडेट करना चालू कर दिया है, और जिस दिन मैंने अपडेट शुरू करा उस दिन मैंने उसको आउट ऑफ स्टॉक कर दिया, कि जो बुक मेरे पास पड़ी हुई है उनको कोई बात नहीं, पड़े रहने दो, पर अब आउट ऑफ स्टॉक कर दो बुक को, और नई बुक जो है उसको अपडेट कर दो ना। तो मैं अपडेट करने में लगा हुआ हूँ। बहुत सारे टॉपिक जैसे कि मराठा साम्राज्य उसमें नहीं आया था तो उसमें मैं डाल रहा हूँ, ठीक है, इस बार है ना। बहुत सारे टॉपिक नए डाल रहा हूँ, क्योंकि जो भी है वो लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। तो ये सूचना आपके लिए, चिंता मत कीजिए। जो अपडेट होगा, जिनके पास बुक है उनको मैं बता दूंगा भाई यहाँ यहाँ पर अपडेट हुआ है, आप वहां पर उसको ऐड कर लेना, या तो है ना, आपकी जैसी मर्जी हो आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी और कोई सूचना आपकी हो तो बताओ। आज वाली पूरी क्लास एकदम लाइव थी, है ना, मैं सुबह 6:30 से ही आपके सामने खड़ा हुआ हूँ, ठीक है। हाँ, ऐप में जिनका कोर्स परचेज किया हुआ उनकी क्लास होगी, इसमें कौन सी नई बात है ना। आज उन्हीं की क्लास होगी, कल यूट्यूब पर, कल और परसों यूट्यूब पर लाइव है। और ये मेरी टीम की वो है, मतलब कहते हैं ना टीम की वो है सुझाव, कि सर 2 दिन आप यूट्यूब पर लाइव करो क्लास को। बाकी मेरा कोई उद्देश्य नहीं था, क्योंकि मुझे तो पढ़ाना है, चाहे यूट्यूब पे पढ़वा लो चाहे यहाँ पढ़वा लो, है ना, क्या ही फर्क पड़ रहा है। पर उनका सुझाव था कि सर 2 दिन आप यूट्यूब पर लाइव करिए क्लास को, ऐसा उन्होंने कहा, तो मैंने ठीक है। 16 और 17 को क्लास यूट्यूब पर लाइव रहेंगी, और उसके बाद में क्लास आपकी ऐप के अंदर मंडे से होने वाली, ठीक है। संडे को आपका टेस्ट हुआ करेगा, और मंडे टू फ्राइडे क्लास आपकी होंगी। सारी मैं सूचना आपको ऐप वालों को ऐप में दे दूंगा आज, ठीक है ना। आज 10 बजे सूचना दे दूंगा आप सभी को, चिंता मत कीजिए। 10 AM सारी सूचना आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए तो अब समाप्त करते हैं क्लास को यहीं पर, और 7 फेरों वाली सीरीज का सेकंड एपिसोड मैंने लगवा दिया है आपके लिए यहाँ पर, वो, ठीक है, वो मैंने आपको, उसके बाद बैच लेंगे। फीस कम नहीं होगी ना, आपको लग रहा हो कहीं कि फीस कम करूंगा, ये बस यूट्यूब पर लाइव है क्लास, ठीक है, फीस कम नहीं होगी ना। वो तो जिन्होंने ले रखा है बैच उन्होंने ले रखा है। मतलब कई लोग सोच रहे हैं कि ये मैं 2 दिन जो है इसको यूट्यूब पे फ्री कर दूंगा तो 1,000-2,000 बच्चे बैच ले लेंगे। जिन्होंने ले लिया है ना, मतलब उनकी संख्या हजारों में नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आप माथा मत मारो इस चीज में, आप तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। मैंने क्या बोला, जिन्होंने बैच ले लिया है उनकी संख्या हजारों में नहीं है ना। तो समझो आप बात को। इसलिए क्योंकि ब्रह्मास्त्र 3.0 आपको अभी लग सकता है कि मैंने आपसे 299 रुपीज लिए हैं, ठीक है, अभी लग सकता है,
पर जिन्होंने मेरे साथ ब्रह्मास्त्र फर्स्ट पढ़ा या 2 पढ़ा है वो जानते हैं कि ये प्राइस में मैं कितना उनको देने वाला हूँ, ठीक है। मैं अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाने वाला हूँ ना, चिंता मत कीजिए। मैं अपनी तरफ से, वो आपको महसूस होगा अगले 2 दिनों के अंदर, ठीक है। अगले 2 दिनों में आपको महसूस हो जाएगा, चिंता मत कीजिए ना। तो जिनको यहाँ पढ़ना है वो आराम से यहाँ पर पढ़े, है ना। मैं तो यहाँ भी पूरी शिद्दत से पढ़ा रहा हूँ आपको 6:30 बजे से, वहां भी पूरी शिद्दत से पढ़ाऊंगा आपको, चिंता मत कीजिए ना। जहां भी पढ़ाऊंगा शिद्दत से पढ़ाऊंगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिए आप, है ना। बाकी ध्यान रखिए अपना। ऑल द बेस्ट आप सभी को। फिर मिलता हूँ कल सुबह। फीस कम नहीं हो पाएगी भाई, है ना। फीस मेरे हाथ में कौन ही, ठीक है। मेरे हाथ में क्लास देना वो मैं दे दूंगा ना। हाँ, एक एनसीईआरटी वाली जो क्लास है वो बाकी है, चिंता मत कीजिए। अभी मैंने 7 फेरे शुरू कर दिया तो इसलिए उसको शुरू नहीं कर पाया हूँ। जैसे ये 7 क्लासेज पूरी होंगी, ये 2 फरवरी से पहले समाप्त करने का मेरा प्लान है। उसके बाद मैं आपकी वो शुरू कर दूंगा, ठीक है। अभी 7 फेरों पे ध्यान देते हैं ना। चलिए, ऑल दी बेस्ट, खुश रहो, मस्त रहो। कल मिलते हैं सुबह 6:30 बजे, आपसे यहीं पर मुलाकात होगी। और बाकी ऐप में 10 बजे मुलाकात होगी आज। बाकी कल से 2 दिन आपकी क्लास यूट्यूब पर रहेंगी ऐप वाली, ठीक है। जय हिंद। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।